हेलो 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 राम राम जी साऱ्यांना मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम साऱ्या का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़के मॉर्निंग के उमस भरे मौसम के अंदर जिसके अंदर बादल तो हो रहे हैं जमा काले मीह बरसना, ठीक है, लेकिन मीह बरसन नहीं लग रहा। ऐसे मौसम के अंदर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करो। सुना दो के अंदर आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों का बहुत ही जल्द है भाई हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का और जितने भी सीईटी मेंस की अन्य परीक्षाएं उनका पेपर होना है। उसके बाद आप लोगों का जो सीईटी ग्रुप डी है, ग्रुप डी की परीक्षा होनी है और इसके लिए आप ही लोग क्या करने लग रहे हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, लाइक जो भी आप इन्हें सीईटी ग्रुप डी की जो 4 शिफ्ट हुई थी 2023 के अंदर, वो आप सारे की सारी लिपटा चुके। अब आप इन्हें जो सीईटी ग्रुप सी जो 2025 के अंदर हुआ था, वो वाली सीरीज आप इन्हें स्टार्ट कर रखी थी भाई। इस सीरीज का मैं अपना जो पहली शिफ्ट थी यानी 26 जुलाई की मॉर्निंग शिफ्ट, वो आप इन्हें पिछली क्लास का मैं निपटा दी। आज अपनी दूसरी क्लास होगी जिसका मैं आप 26 जुलाई की जो सेकंड शिफ्ट है उसकी निपटाने का काम कराएंगे, ठीक है। बढ़िया तरीके से डीपली हर एक चीज की एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। अच्छा था पूरी क्लास ने देखियो। इन पर्सन की पीडीएफ है, आपको जो अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से मिल जाए, प्ले स्टोर पर उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप पीडीएफ के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको इन पर्सनों की पीडीएफ भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जितने भी पुलिस वाले साथी हैं उन सभी से अनुरोध है कि हर संडे को मौका लगाया करो और हरियाणा जीके से थोड़ा सा ज्यादा इंडिया जीके के ऊपर भी भाई फोकस करना शुरू कर दो, क्योंकि आपके पेपर के अंदर हरियाणा जीके से ज्यादा जो पोर्शन आएगा वो इंडिया जीके का आएगा, ठीक है। तीसरी चीज, मैं एक चीज सोचने लग रहा हूं, मेरे दिमाग में कंसेप्ट आया नया कि क्या आप ही अगस्त के महीने के अंदर, क्योंकि आप लोगों का सितंबर या अक्टूबर में आप लोगों का पुलिस का एग्जाम होना है, क्या आप ही अगस्त के महीने से मैं एक पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर दूं जिसके अंदर मैं हरियाणा प्लस इंडिया जीके डेली सुबह है लाइव करवा दूंगा। आप लोग जिस टाइम पे बोलो उस टाइम करवा दूंगा, अगर आप लोग इस चीज का सजेशन दो तो, ठीक है। मतलब कि संडे की छुट्टी करेंगे, बाकी पूरी वीक चलेगी और 1 से 1.5 महीने है ये सीरीज चलेगी। और इस सीरीज को करने के बाद आपकी एक तो बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगी, दूसरी कुछ कंसेप्ट जो आपको नहीं आते होंगे वो भी आपके रिवाइज हो जाएंगे बढ़िया तरीके से, और कुछ नई चीजें भी आपको सीखने को मिलेंगी। तो ये चीज आप लोग कमेंट करके बता देना। अब स्टार्ट करते पहले पर्सन से आओगे। पहला पर्सन हमारे पास क्या, सारे पर्सन जो अभी 26 जुलाई 2025 को आता सीईटी उसकी सेकंड शिफ्ट के अंदर पर्सन, सेकंड शिफ्ट के पर्सन है। सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में हरियाणा का भारतीय राज्यों के अंदर स्थान क्या है, यह प्रश्न आप लोगों से पूछा गया। देखो आप इन्हें है पिछली क्लास के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था, इन्होंने पूछा था कि जो भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा उसके केस में हरियाणा का रैंक कौन सा, और अगर लैंड लॉक एरिया, लैंड लॉक का एरिया मतलब समझते हो, यानी कि ऐसा एरिया जो कि समुद्र से टच नहीं होता, अपना हरियाणा है उन्हीं एरियाओं के अंदर शुमार है कि अपना हरियाणा का क्या कोई भी बाउंड्री किसी भी समुद्र से टच नहीं होती, तो उसके अंदर अपना हरियाणा का फर्स्ट रैंक था जिस टाइम कोई बाउंड्री टच ना हो, और सिंपल केस के अंदर कौन सा था, 5th रैंक था। तो उसी तरीके से पूछा है आप जो सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करता है जो हरियाणा, उसके अंदर हरियाणा का कौन सा रैंक है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के अंदर हरियाणा का 3rd रैंक है पूरे इंडिया के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो पहला रैंक किसका है जी, सबसे ज्यादा जो आपको सॉफ्टवेयर की चीजें गूगल वगैरह का हेड ऑफिस, यूट्यूब वगैरह का हेड ऑफिस, ये आपको कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपके पास कर्नाटका, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपके कोई फिक्स नहीं है, मैं आपको 2 से 3 स्टेट बताऊंगा, इन्हीं तीनों स्टेट में से है कोई ना कोई एक आता है। महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया और आपका आंध्र प्रदेश हो गया, इन तीनों में से एक स्टेट आता है हर साल, ठीक है। और जो 3rd रैंक मिलता है वो हमेशा मिलता है हरियाणा को। ओके जी, अब हम लोग अगर सॉफ्टवेयर की बात करने लग रहे हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि हरियाणा के अंदर जो सॉफ्टवेयर हब है, या हम लोग जिसको हरियाणा की सॉफ्टवेयर कैपिटल बोलते हैं, वो किसको बोलते हैं, तो आप सभी को पता कहां पर हमको देखने को मिलता है सॉफ्टवेयर हब या सॉफ्टवेयर कैपिटल। तो हरियाणा का जो गुरुग्राम है उसको क्या है, सॉफ्टवेयर हब या सॉफ्टवेयर कैपिटल के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक थी, जो गुरु है वही तो सॉफ्टवेयर चलाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या सॉफ्टवेयर कैपिटल भी बोल देते हैं। ओके जी, इसके अलावा और गुरुग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुग्राम को हम लोग मिलेनियम सिटी भी बोलते हैं। अगर आप कभी दिल्ली वगैरह गए तो दिल्ली के अंदर आप लोग मेट्रो के अंदर बैठे होगे तो उधर आप लोगों ने देखा चलो मिलने चलते, मिलेनियम से मिलने चलने, ठीक है। किससे मिलने चलने, गुरु से मिलने चलते हैं भाई गुरुग्राम के अंदर। तो मिलेनियम सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है जी, गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है। सॉफ्टवेयर हब आपका सॉफ्टवेयर कैपिटल, इनके नाम से भी किसको जाना जाता है जी, गुरुग्राम को ही जाना जाता है। तो ये कंसेप्ट याद हुआ नहीं, बिल्कुल बेसिक सी बात है। ओके जी, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि हरियाणा के अंदर सबसे अधिक मान लिया जो हमारे कार है या ऑटोमोबाइल उत्पादन है, उसके अंदर हरियाणा का रैंक कौन सा है पूरे इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर है हरियाणा है भारत का सबसे बड़ा कार निर्माता राज्य है। एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कार निर्माता राज्य कौन सा है, तो आपका हरियाणा है। भारत का
सबसे बड़ा कार निर्माता राज्य। तो ये फैक्ट भी आप लोगों के याद होना चाहिए, जो कारों का निर्माण करता है। और हरियाणा के अंदर सबसे अधिक कारों का निर्माण कौन सी कारों का होता है जी? मारुति सुजुकी की जो कारें हैं, ठीक है, क्योंकि मारुति सुजुकी का जो प्लांट वो हमारा कहां पर लगा हुआ है? वो हमारा गुरुग्राम के अंदर लगा हुआ। तो यहीं पर क्या हमारी सबसे अधिक जो कारें हैं वो बनती हैं, और यहीं से हम लोग क्या पूरे भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर उन कारों को है डिस्ट्रीब्यूट करना है, काम करते हैं। अब ये जो मारुति सुजुकी का प्लांट एक तो गुरुग्राम के अंदर अभी एक नया भी खुला हुआ, हमारा कहां पर खुला है? हरियाणा के सोनीपत के अंदर क्या हमें एक नया मारुति सुजुकी का प्लांट है वो भी हम लोगों को देखने को मिलता है। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई भाई। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को पूछ लूं, भारत के अंदर सबसे अधिक जो ट्रैक्टर का जो निर्माण होता है वो भी कहां पर होता है? तो वो भी हमारा क्या है? हरियाणा के अंदर होता है। हरियाणा के अंदर भी मेनली कहां पर होता है? हमारे फरीदाबाद के अंदर। लिखेंगे सभी साथी, भारत के अंदर, भारत में सर्वाधिक जो ट्रैक्टर वो भी हमें कहां पर देखने को मिलते हैं? वो भी हमें हरियाणा के अंदर देखने को मिलते हैं। और हरियाणा के अंदर भी कहां पर हमको देखने को मिलते हैं जी? फरीदाबाद के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। ओके जी, ये फैक्ट भी याद हो गया, बिल्कुल बेसिक सा। कैसे? अगर कोई फरीदा से बन गया फरीद, हर एक किसान की फरीद यानी कि डिमांड क्या होती है कि हमें भी ट्रैक्टर दो ताकि हम भी क्या अच्छे से उत्पादन कर पाए। चीजें समझ में आई या नहीं है? इसके अलावा और गुरुग्राम को क्या बोलते हैं? गुरुग्राम को कोल सेंटर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी हम लोग जान देते हैं, ठीक है। तो इस फैक्ट को भी लिख लो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोल सेंटर या फिर कोल सेंटर कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, इस नाम से भी हम लोग जानते हैं। बहुत सारे साइबर हब भी बोल देते हैं, ठीक है, साइबर हब के नाम से भी किसको जाना जाता है? गुरुग्राम को हम लोग साइबर हब भी बोलते हैं। यानी बहुत सारे निक नेम है। जो आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज परिचय है ना, जो अपने बैच के अंदर मैंने करवा रखा है डिस्ट्रिक्ट वाइज परिचय, उसके अंदर मैंने आपको बिल्कुल डीपली बता रखा है, और इसको अन्य किस किस नामों से जाना जाता है। और अगर मैं आप लोगों को पूछ लूं, पानीपत को किस किस नाम से जाना जाता है? पानीपत को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? बुनकरों का शहर, सिटी ऑफ वीवर्स के रूप में हम लोग जानते हैं, सबको पता है, क्योंकि जो भी आप लोग धागे वगैरह बनाते हैं उसके अंदर पानी की जरूरत पड़ती है, इस तरीके से हम लोग याद रखते हैं। ओके जी। इसके अलावा अगर मैं पूछ लूं, हरियाणा की इंडस्ट्रियल सिटी किसको बोलते हैं? तो कौन सी औद्योगिक नगरी? फरीदाबाद के अंदर सबसे अधिक फैक्ट्री उद्योग देखने को मिलेंगे, तो फरीदाबाद को क्या बोलेंगे जी? औद्योगिक नगरी बोलेंगे। हरियाणा की साइंस सिटी किसको बोलेंगे? साइंस की खोज कहां से होती है? जिस हमारे सिर से, दिमाग से होती है, और सिर के ऊपर क्या बाल है, यानी अंबाला को क्या हरियाणा की साइंस सिटी बोलते हैं, या फिर इसको वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी हम लोग बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को याद रखना, अक्सर एग्जामिनर पूछता है। ओके, आगे चलो जी। नेक्स्ट प्रश्न देखो हमारे पास क्या है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न, और इस तरीके के प्रश्न देख के मैक्सिमम बालक घबरा जाए हैं। आज जगह दोनों ज्यादा चढ़ जाए, यो के प्रश्न पूछ लिया, जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी, मैक्सिमम बच्चे हैं, ये इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, यानी जो हमारी वो अर्थशास्त्र हम पढ़ा करो उसका कंसेप्ट है। मैक्सिमम बच्चों को ये कंसेप्ट नहीं आते, ठीक है, बच्चे डरिया करिश्ता। लेकिन आज यो अगर तुमने एक बार समझ लिया ना, तारा आजीवन याद रहो, कद्दे भी कौन भूलो भाई, कद्दे भी नहीं भूलोगे, ठीक है, आजीवन याद रहो, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है, कद्दे भी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो देखो भाई, इसको करना क्या? पहली चीज तो पहले प्रश्न पढ़ो, नाम मात्र के सकल घरेलू उत्पाद है। सकल घरेलू उत्पादों को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं जी जीडीपी। क्या बोलते हैं? जीडीपी हम लोग बोलते हैं। जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी का मतलब होता है जी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रोस का मतलब क्या हो गया जी? ओवरऑल आप लोगों का क्या डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यही हमारा क्या होता है? यही हमारा जीडीपी होता है। ओके जी, ये कंसेप्ट हमारे समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो अब इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते कि ये जीडीपी है क्या, वगैरह वगैरह, कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते, जो कि एग्जामिनर पूछता। आओ तो देखो, जीडीपी क्या है? प्रति व्यक्ति आय पर मूल्यांकन किया गया सकल घरेलू उत्पाद, वर्तमान बाजार मूल्यों पर मूल्यांकन किया गया सकल घरेलू, स्थिर बाजार मूल्यों पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जीडीपी आपका जो करंट मार्केट प्राइस होता है उसके ऊपर होता है, या फिर जो आप लोगों का जो स्थिर होता है उसके ऊपर होता है। ये स्थिर और हमारा करंट, ये क्या चीज है, ये मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे हम लोग है किसी चीज को हमारा बेस मानते हैं। बेस का मतलब कैसे है? अगर मैं अपने इंडिया के अंदर बात करूं तो पहले हमारे पास है जो भी कैलकुलेशन होती थी वो 2011-12 वाला जो साल होता था, इसको हम लोग बेस मान के कैलकुलेशन करते थे जीडीपी की, वगैरह वगैरह सारे सिस्टमों की। अब हम लोगों ने क्या, ये बेस ईयर चेंज कर दिया। मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था 2022-23 कर दिया हम लोगों ने बेस ईयर, ठीक है। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि जीडीपी होगी, जीएनपी होगी, इनकी कैलकुलेशन किस साल को बेस ईयर मान के की जाती है? तो किस साल को? 2022-23। अब करंट के डाटा के हिसाब से 2022-23 आएगा, और अगर आप लोगों से पुराना डाटा पूछ ले तो पुराना डाटा के हिसाब से किसको? 2011-12 को है, ये आप लोगों का बेस ईयर है, वो मानते थे। अब दूसरी चीज, पहली बात है जीडीपी हमारी किस प्राइस के ऊपर कैलकुलेट की जाती है? तो जीडीपी हमारी है भाई जो करंट होता है, जो वर्तमान होता है ना, वर्तमान के अंदर हमारा क्या कुछ सिस्टम चलने लग रहा है, उसके बेस पर आपकी कैलकुलेट होते हैं। यहां पर आपका ये जो है ना फिक्स ईयर, इनका कोई काम नहीं। ये फिक्स
प्रीवियस ईयर आपके अलग आएंगे, आपको बताऊंगा। तो जीडीपी हमेशा किसके ऊपर आपकी कैलकुलेट होती है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो करंट मार्केट प्राइस है, यानी वर्तमान में हमारे देश के अंदर जो बाजार हैं, इन बाजारों की क्या कुछ वैल्यू है, ठीक है, उसके आधार पर हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी। अब हमको जी थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताओ, हमको नहीं समझ में आया जी जीडीपी है तो है क्या चीज। आओ आपको समझाता हूं। आपको मैं 4 टर्म समझाऊंगा। एक है जीडीपी, दूसरे का नाम आता है हमारे पास एनडीपी, ठीक है, दूसरा क्या हमारे पास? एनडीपी, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन सा आता है? जीएनपी। क्या आता है हमारे पास? जीएनपी। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? एनएनपी। तो ये 4 टर्म है, चारों को जमा तारा दिमाग में घुस जाए तो हम लोगों के जी मजा है गया। जीडीपी की पहले तो तुमको इन चारों की तुम्हें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि इनकी फुल फॉर्म है तो है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछता है, इसीलिए मैं तुमको करवाने लग रहा हूं। जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लिखेंगे सभी साथी, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। इंग्लिश में याद रखिए फुल फॉर्म, हिंदी में याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा एनडीपी से बन गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल लाएंगे। तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास जीएनपी। जीएनपी से क्या बन गया? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। जी से हमेशा ग्रोस याद रखना, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बोलूं एनएनपी हो गया हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये 4 ही टर्म है जो कि एग्जामिनर बार बार पूछेगा तरफ है, ठीक है। अब इसको समझेंगे कैसे? इसको ऐसे समझेंगे, जो भी हमारे देश में, ठीक है, कमाई होने लग रही है, जैसे ये हमारा देश है, ये हमारा देश है, मैंने आपको बना दिया, ऊपर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। जो भी हमारे देश की इस बाउंड्री के अंदर जो भी इनकम होने लग रही है, जो भी कमाई करने लग रहे हैं, ठीक है, इस इनकम के अंदर इंडियन पीपल हो, ठीक है, चाहे कोई विदेशी आदमी भारत का में आके कमाई करता हो, वह सारी इनकम किसका में माननी जाएगी? वह सारी इनकम जीडीपी के अंदर माननी जाएगी। तो जीडीपी समझ में? जीडीपी मैंने क्या बताया आप लोगों को, ठीक है, भारत की बाउंड्री के अंदर, भारत की बाउंड्री के अंदर इंडियन प्लस विदेशी जो भी नागरिक रवा है, उसकी जो कमाई होती है, जो भी इनकम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। लाइक उदाहरण के लिए समझाता हूं, जैसे अपना भारत देश है, भारत देश में आप ही वहां पे इंडियन है, मान लिया कोई फॉरनर, कोई अमेरिका का, कोई जर्मनी का, कोई नागरिक अपना देश में आके रहने लग रहा है, ठीक है, और वो है उड़ेगा वैसा काम करने खातर रह रहा है, वो भी यहां पर जो कमाई करने लग रहा है, उस कमाई को किसके अंदर शुमार किया जाता है? उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं। इतनी चीज समझ में, बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट बताया, ठीक है जी। उसके बाद एनडीपी किसको बोलेंगे? नेट। जहां पर भी नेट आए उसका मतलब समझ लो, उसका मैं नेट का तुम यूज करो, नेट का मतलब चीज माइनस करनी हो या चीजें रखियो, ठीक है। नेट का यूज करो कि मैं तो चीज तारी माइनस होगी, दिमाग घटेगा, खराब होंगी, ठीक है। अब नेट के अंदर क्या होता है? नेट के अंदर ये होता है, अब जैसे मैंने मान लिया कि भाई मैं मान लिया कोई फैक्ट्री लगा रखी, उस फैक्ट्री में मान लो आई साल है मैं 10 करोड़ रुपये कमाऊं, ठीक है, आई साल 10 करोड़ रुपये कमाऊं, लेकिन उस फैक्ट्री का मैं मशीन भी लग रही है, मशीन भी तो लग रही है, उस मशीन के ऊपर भी तो खर्चा हुआ है, उस फैक्ट्री का मान ले मशीन, उस मशीन का में डीजल गला है, उसका ग्रीस पानी गला, उसके ऊपर भी खर्चा हुआ है। यानी कि जो भी तुम्हारा जीडीपी है, यानी जो भी तुम्हारी कमाई है पूरे साल के अंदर देश भर की, ठीक है, उसके अंदर से जो भी तुम्हारा खर्चा होता है, अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो ये बन जाएगा एनडीपी। चीजें समझ में आई नहीं? तो एनडीपी क्या होगा? जो भी तुम्हारी जीडीपी तो होगी जो भी तुम्हारे देश की पूरे जो भी जनता है उसकी कमाई, माइनस में मैंने कर दिया डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया? यानी जो भी तुम्हारा खर्चा होया है, ठीक है, इसको वैसे तो मूल्य ह्रास बोलते हैं, यानी जो भी तुम्हारे मूल्य के अंदर कमी हुई है, लेकिन तुम्हें सरल शब्दों में समझाऊं तो इसको हम लोग बोलेंगे खर्चा। आपसे एग्जामिनर यही पूछेगा एनडीपी क्या होता, तो आपको बताना है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन यानी कि घाटा। चीजें समझ में आई? ओके जी। उसका तीसरा आता हमारे पास ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या जी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बोलता है कि विदेशियों की इनकम को हटा दो। क्या बोलता है? विदेशियों की इनकम को हटा दो। लाइक मैं भारतीय हूं, ठीक है, अपना देश का मैं जितने भी सिर्फ इंडियन नागरिक हैं, ठीक है, ओनली इंडियन, ठीक है, विदेशियों का रोल यहां पर खत्म है। हमारे देश की बाउंड्री के अंदर जितने भी इंडियन हैं। दूसरी चीज, हमारे इंडियन नागरिक कोई विदेश के अंदर रहने लग रहा है, उसकी भी इनकम, लाइक भाई मैं हूं, मैं मान लिया अमेरिका का मैं रहूं हूं, तो मैं उड़द जो कमाई करूं वह कमाई भी मेरी इसी के अंदर मानी जाएगी, जीएनपी के अंदर। चीजें समझ? तो जीएनपी किसको बोलेंगे? विदेशियों को काट कर, ठीक है,
पूरी दुनिया के अंदर और पूरे इंडिया के अंदर जितने भी इंडियन नागरिक हैं वो जो कमाई करने लगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएनपी बोलते हैं। ठीक है, तो जीएनपी हमारे पास क्या हो जाए, जीएनपी यानी कि जीडीपी, जो हमारी जीडीपी वो तो हमारी शुमार रहेगी। इसके अंदर जो हमारी क्या विदेशों से जो कमाई होती है, ठीक है, विदेशों में रह रहे इंडियंस की कमाई, ठीक है, इंडियंस की इनकम, और माइनस क्या होगा, माइनस होगा भारत के विदेशी। ठीक है, भारत में जो भी विदेशी रहने लग रहे हैं उनकी इनकम आपकी माइनस हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। चीजें समझ में आई? ठीक है, एनएनपी में नेट में फिर माइनस हो जाएगा, नेट का में यो सिंपल रहेगा, जो जीएनपी है जीएनपी के अंदर से हम लोग डेप्रीसिएशन घटा देंगे, नेट के अंदर वही सेम रहेगा, यानी इसके अंदर भी जो हमारा खर्चा रहा है जीएनपी माइनस में डेप्रीसिएशन। तो चीजें समझ में आई या नहीं आई, एक बार के लिए मेरे को बताओ। ये चारों टर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज जीडीपी फुल फॉर्म। ठीक है, ये पूछेगा कि जीडीपी किसको बोलते हैं, एनडीपी किसको बोलते हैं, ऐसी लिख के देता पेपर के अंदर। ठीक है, जीएनपी किसको बोलते हैं, एनएनपी किसको बोलते हैं, चारों कंसेप्ट समझ में आए या नहीं है। जीडीपी हमेशा करंट मार्केट प्राइस यानी वर्तमान में तुम कितनी कमाई करने लग रहे हो उसके आधार पर आपकी जीडीपी कैलकुलेट होती है। भाई इस साल का मतलब हमने टोटल कितनी कमाई करी, यानी कि करंट जो मार्केट प्राइस है उसके आधार पर क्या हमारी जीडीपी कैलकुलेट होती है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, एक बार के लिए मेरे को बताओ। दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, एक बार के लिए मेरे को बताओ। वेरी गुड भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और दूसरी चीज आप लोगों से ये भी चीज पूछेगा कि जो जीडीपी के जो आंकड़े होते हैं वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑप्शन में देगा गृह मंत्रालय, भारत सरकार, अगर के देगा तो वो हमेशा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको हम लोग बोलते हैं एनएसओ यानी नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। ये भी मैं लिख देता हूं, ठीक है, किसके द्वारा, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस है हमारा, इसके द्वारा क्या हमारा जो जीडीपी है, जीडीपी के जो आंकड़े वो हमारे जारी किए जाते हैं। तो ये कंसेप्ट भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, आप लोगों से पूछ ले कभी भी बेस ईयर किसको माना जाता है जीडीपी की कैलकुलेशन में, तो बेस ईयर मैंने आप लोगों को बता ही दिया किसको माना जाता है, हमारा 2022-23 को माना जाएगा। लेकिन कोरोना से पहले का पूछ ले हुआ कोई भी साल तो उसके अंदर 2011-12 ठोकना है। वर्तमान के हिसाब से पूछ ले तो 22-23 ठोक के आना है। अगर पेपर के अंदर इससे रिलेटेड अगर कुछ भी प्रश्न आएगा तो इजीली कर दोगे या नहीं कर दोगे, एक बार के लिए मेरे को बताओ, इजीली कर दो या नहीं कर दोगे। अब एक प्रश्न हो रहा था एग्जाम के अंदर कि भारत की नेशनल इनकम किसको बोला जाएगा, भारत की नेशनल इनकम किसको बोला, तो बहुत बार आता है एसएससी के अंदर, तो बहुत बार आवा है। ठीक है, ताराड़ का बेरा कौन, हरियाणा का माँ हुआ कौन आवा है, लेकिन एसएससी के अंदर मल्टीपल टाइम आओ भाई। आपकी जो नेशनल इनकम है, देश की राष्ट्रीय आय, वो क्या कहलाता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये जो तुम्हारा एनएनपी है, यही एनएनपी को क्या बोला जाता है, नेशनल इनकम बोला जाता है। लेकिन यहां पर एफसी याद रखना, फैक्टर कॉस्ट, बस। ठीक है, इतना ही तुमको याद रखने की जरूरत है, यही एग्जामिनर पूछेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कंसेप्ट आएगा, बिलो दोगे, कुछ भी मुश्किल नहीं, बिल्कुल सिंपल सा, मैंने आपको सारा अच्छी तरीके से विस्तार पूर्वक समझा दिया। ठीक है, आगे चलूं, वेरी गुड भाई, शाबाश, आगे चलते हैं। अगर आता है हमारे पास हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों की सिंचाई कौन सी नहर करती है, भाई बता दो। गुरुग्राम और फरीदाबाद की सिंचाई कौन सी नहर कर, पानी घुट मार लो जी, के बात होगी, पानी के और कहेगी घुट मार लो, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। तो देखो भाई, जो हमारी यमुना नदी है, यमुना नदी आप लोगों ने देखा हुआ, यमुना नदी क्या है आपकी, हरियाणा और जो यूपी है उसके बीच में बाउंड्री बनाने का काम करती है। ठीक है, तो दिल्ली के पास हमारे पास एक बैराज है, बैराज को बांध भी बोल देते हैं, जिसका नाम है ओखला बैराज। उसी ओखला बैराज से क्या है आपकी गुरुग्राम नहर निकाल ली गई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा। ठीक है, तो गुरुग्राम के अंदर सिंचाई कौन करेगी, गुरुग्राम नहर। गुरुग्राम नहर कहां से निकाल ली गई है, दिल्ली के पास, दिल्ली के पास हमारे पास कौन सा बैराज है, ओखला बैराज बोल लो या इसको बांध बोल लो, बात एक ही है, ओखला बैराज। ठीक है, और ये ओखला बैराज किसके ऊपर बनाया गया है, यमुना नदी के ऊपर। यहां से हमारे पास एक नहर निकाल ली गई जिसका क्या नाम है जी, गुरुग्राम नहर। और यही किसके अंदर यूज आती है, ठीक है, कैसे अगर कोई गुरुग्राम, भाई गुरु के पास नहर पहुंचानी है,
ठीक है। गुरु सीधी सिंपल नहर तक कौन मानना है, बढ़िया नहर पुचानी है, नहीं उखड़वा सिर दे देगा, ठीक है। ओखला बैराज, ठीक है, वहां से क्या हमारी ये जो नहर ये निकाल ली गई है, ये मेनली गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद हो गया। इसके अलावा जो हमारे 2 जिले और भी हैं हमारे पास, कौन कौन से 2 जिले हैं, एक पलवल भी हमारे पास, प्लस एक नूह है जिसको पहले मेवात के नाम से जाना जाता था। इन 4 जिलों के अंदर जो सिंचाई यानी पानी पुचाने का, पानी का जो मेन सोर्स है वो हमारी गुरुग्राम नहर ही है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है। सबसे हरियाणा की अगर मैं पूछ लूं, हरियाणा की सबसे पुरानी और सबसे लंबी नहर है वो कौन सी है, तो हमारे पास है जी पश्चिमी यमुना नहर। लिखेंगे सभी साथी, पश्चिमी यमुना नहर, आप सभी को पता है पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है। ये हमारी क्या, इसकी खास बात क्या, एग्जामिनर बहुत बार पूछता है, हरियाणा की सबसे पुरानी, HR की सबसे पुरानी लगा लो, ठीक है। और हमारे पास क्या होगी, सबसे लंबी जो नहर होगी वो हमारे पास कौन सी होगी जी, पश्चिमी यमुना नहर होगी, ठीक है जी। ये कंसेप्ट हमारे कहां से निकाल ली गई है, तो यमुनानगर जिले के अंदर जो ताजेवाला बैराज है, जिसको अथिनीकुंड बैराज यानी बांध है बोल लो, उसके नाम से भी हम लोग जानते हैं। वहां पर क्या है, ये बांध किसके ऊपर बनाया गया, यमुना नदी के ऊपर, ठीक है। ओखला बांध भी किसके ऊपर है, यमुना नदी के ऊपर, ठीक है। और जो पश्चिमी यमुना नहर के लिए जो आपका बैराज बनाया गया है, बांध बना, जिसका नाम हमारा ताजेवाला भी हम लोग बोल देते हैं, या फिर हम उसको क्या बोल देते हैं, ताजेवाला बोल लो, या फिर हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, अथिनीकुंड। क्यों, क्योंकि वहां पर है हाथी वगैरह है ज्यादा, यमुनानगर के अंदर हमको देखने में मिलते हैं, ठीक है। तो अथिनीकुंड जो बैराज है, अथिनीकुंड बैराज को किस नाम से जाना जाता है, हमारा मछुआरों का स्वर्ग भी हम लोग बोल देते हैं। तो यहीं से क्या हमारी कौन सी है जी, पश्चिमी यमुना नहर है, उसको हमारा निकाल लिया गया है। ओके जी, ये कंसेप्ट भी हमारे समझ में आ गया, ठीक है। ओके जी, और ये जो नहर है, ठीक है, ये मेनली किसके टाइम पर विकसित हुई थी, ऐसा माना जाता है कि पुराने समय के अंदर जो फिरोज शाह तुगलक हुआ करता ना, फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का अच्छे तरीके से निर्माण करवाया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। ऐसा वगैरह होया होगा। फिर हमारे पास एक और नहर आती है जिसका नाम है जी भाखड़ा नहर। मैंने आप लोगों को शायद जो कल का मॉक टेस्ट था, संडे वाला मॉक टेस्ट, पता नहीं उससे पिछले संडे वाला, मैंने उसके अंदर एक प्रश्न दिया था, ठीक है, स्टेटमेंट वालों के अंदर बना कि भाखड़ा नहर है वो हमारी पश्चिमी हरियाणा के अंदर सिंचाई करती है मेनली। पश्चिमी हरियाणा मतलब जैसे फतेहाबाद हो गया, सिरसा हो गया, हिसार हो गया, ठीक है, इस एरिया के अंदर मेनली सिंचाई करने का काम करती है। तो वो कथन बिल्कुल सही था। ये हमारी कहां से निकाल ली गई है, पंजाब के अंदर भाई, पंजाब के अंदर कौन सा, पंजाब के अंदर आपका एक बांध बनाया गया है, आपका कौन सा, भाखड़ा, जो मतलब कि नांगल बांध के नाम से हम लोग उसको नांगल बांध बोलना है मेनली, ठीक है। वैसे इसको भाखड़ा नांगल बांध बोलते हैं। पंजाब के अंदर कौन सी नदी आपके पास, सतलुज नदी, कौन सी, सतलुज नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया हुआ है जी, नांगल बांध, कई बार भाखड़ा नांगल बांध भी बोलते हैं, ये बनाया हुआ है। और इस बांध से हमारी कौन सी नहर निकाल ली गई है जी, भाखड़ा नहर निकाल ली गई है। हरियाणा के अंदर मेनली टोहाना से एंट्री मारती है। टोहाना कहां पर है जी, फतेहाबाद के अंदर। और टोहाना को क्या बोलते हैं जी, सिटी ऑफ रिवर्स बोलते हैं, यानी कि नहरों का शहर भी हम लोग बोल देते हैं। तो ये फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। और ये जो आपकी भाखड़ा नहर कहां कहां पर सिंचाई करने का काम करती है, तो फतेहाबाद है, फतेहाबाद का सारा कौन सा है, फतेहाबाद का सारा जी सिरसा है, सिरसा का में भी सिंचाई मारेगी। सिरसा का सारा कौन सा है जी, हिसार डिस्ट्रिक्ट है, तो हिसार का में भी सिंचाई मारेगी। यानी इन 3 राज्यों, इन 3 जिलों के अंदर मेनली क्या हमारा जो पश्चिमी हरियाणा है, पश्चिमी हरियाणा के अंदर सिंचाई का मेन काम करती है कौन सी नहर, आप लोगों की भाखड़ा नहर है, वो ये काम करने का काम करती है। ओके जी, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन के अंदर है जवाहरलाल नहर, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नहर वैसे तो इसका पूरा नाम, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू नहर ये कहां से निकाल ली गई है, जो भाखड़ा नहर है ना, जो अपनी मैंने आपको बताई, इसी भाखड़ा नहर से यह नहर अलग से निकाल ली गई है, ठीक है। और मेनली मैंने आप लोगों को शायद क्वेश्चन में कल वाले मॉक टेस्ट के अंदर ही क्वेश्चन दिया था कि जवाहरलाल नेहरू जो नहर है ये हमारी किस जिले के अंदर सिंचाई करने का काम करती है, कल वाले मॉक टेस्ट के अंदर प्रश्न है। तो जवाहरलाल नेहरू नहर हमारी किस जिले के अंदर, हमारा जो महेंद्रगढ़ जिला है, ठीक है, महेंद्रगढ़ जो जिला है इसके अंदर जो मेनली सिंचाई का काम करती है कौन सी करती है, आप लोगों की जवाहरलाल नेहरू नहर करती है। और ये भी हमारी किससे निकाल ली गई है, भाखड़ा जो नहर है, इसी नहर से एक और नहर निकाली गई जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू नहर है। और ये हमारी महेंद्रगढ़ जिले के अंदर सिंचाई करने का काम करती है। इसके अलावा हमारे पास भिवानी नहर है। भिवानी नहर को क्या, बी से भिवानी, बी से BN चक्रवर्ती, इसको क्या है, BN चक्रवर्ती नहर के नाम से भी जाना जाता है। और ये मेनली भिवानी जिले के अंदर सिंचाई के लिए बनाई गई है। इसके अलावा अगर आप लोगों से पूछ ले इसको क्या है, BN चक्रवर्ती नहर बोल देते हैं। इसके अलावा हम लोगों से पूछ लेता बहुत बार जुई नहर, जुई परियोजना भी कहां पर है, भिवानी, तो ये भी भिवानी जिले के अंदर है, ठीक है। तो ये आप लोगों से एग्जामिनर पूछता है। नहरों का थोड़ा सा मैंने जाल है इंपॉर्टेंट जो पूछा तो मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे चले, चलो जी,
अगला कंसेप्ट हमारे पास, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? बहुत ही बेसिक और टुच्चे लेवल का प्रश्न है। इसके मैंने आप लोगों को इंडिया जीके के अंदर जिस मैंने प्रश्न करवाया था, उस टाइम मैंने एक ट्रिक भी करवाई थी सूत्री डाल, कि भारत का में जो भी सौदा होया ना वो सारा एक नंबर का होया है। एक नंबर का मतलब पहला साल, यानी कि आजादी के बाद पहला साल कौन सा आया जी? 1947 का पाछा पहला साल आया 1951 वाला। तो यानी कि जो पहले फर्स्ट इलेक्शन हुए वो भी हमारे कब हुए? जो 1951-52 के अंदर हुए। और इसके अंदर कौन सी पार्टी जीती थी? तो जी कांग्रेस पार्टी है वो इसके अंदर है, उसने जीतने का काम कराया था। कब ये चुनाव स्टार्ट हुए थे जी? अक्टूबर के अंदर 25 अक्टूबर से स्टार्ट हुए थे और हमारे 21 फरवरी तक चले थे, यानी कि 1951 से 52, यानी 2 साल तक ये हमारे चले थे। ठीक है जी, ये कंसेप्ट हमारे समझ में आ गया। कौन सी पार्टी जीतती थी पहले वाले इलेक्शन? तो फर्स्ट इलेक्शन थे किसके द्वारा? जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा है ये आपका इलेक्शन है, जीता गया था, यानी विनर थी। इसके अलावा एक और पार्टी जिसका नाम है, अक्सर एग्जामिनर पूछता है, सेकंड नंबर पे कौन सी पार्टी रही थी? तो जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है वो क्या रही थी? वो सेकंड नंबर पे रही थी इसी चुनाव के अंदर। कौन सी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इंडिया जी के क्वेश्चन करवाने लगे रहे ना भाई, जितने भी पुलिस वाले साथी हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं भाई, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कंसेप्ट लिख लियो, अच्छा तो समझ लियो, ठीक है, नहीं पाछा उड़ा रोंदे फिरोगे ये कहां से आगे जितनी इंडिया जी के। ठीक है, अब हमारे पास आता है, अब देखो इलेक्शन की बात आएगी तो इलेक्शन कमीशन की भी बात होगी जी, बिल्कुल सही बात है। मैं आप लोगों को 3 कमीशनों के नाम बताऊंगा जो कि अक्सर एग्जामिनर पूछेगा, 100% तरह पेपर में प्रश्न होगा। इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, और एक आप लोगों से पूछेगा फाइनेंस कमीशन, जिसको हम लोग बोल देते हैं जी वित्त आयोग। 3 टाइप के आपसे आयोग पूछेगा 100%। ठीक है, पूछा कौन से आर्टिकल के अंदर? पहली बात तो ये तीनों के तीनों जो आयोग है हमारे कौन से हैं? ये तीनों के तीनों आयोग हमारे संवैधानिक आयोग हैं। ठीक है, संवैधानिक आयोग का मतलब भारतीय संविधान के अंदर है, इनका वर्णन देखने को मिलता है। दूसरा प्रश्न एग्जामिनर ये पूछा अगर हर साल निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवैधानिक आयोग है, यानी जिसका वर्णन हमें संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को नहीं मिलता। जितने भी आयोग का नाम का मैं लग गया जानो सारे गैर संवैधानिक है। लाइक महिला आयोग है, यो गैर संवैधानिक है। मानवाधिकार आयोग है, यो भी हमारा क्या है? गैर संवैधानिक है। रट्टा मालिया सिंपल सी ट्रिक है, ये दो दिया अगर हर बार एग्जामिनर, दोनों के दोनों हमारे गैर संवैधानिक है। ओके जी, अब एग्जामिनर पूछेगा आप लोगों से इसकी कौन से आर्टिकल के अंदर है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन के अंदर क्या होता है? चुनाव। ठीक है, चौबों को चुन चुन के दीवार में ठोको, 24 से बनेगा 24, यानी कि 324 आर्टिकल के अंदर इसका वर्णन है। यूपीएससी की तैयारी करनी है तो कमरे के अंदर बंद रहे, आर्टिकल नंबर 315। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 315 के अंदर यूपीएससी का वर्णन। फाइनेंस का मतलब खजाना। खजाना देखते तुम लोग कैसे सिट्टी मारते हो? इतना ज्यादा खजाना, आर्टिकल नंबर 280। और अगर तुमको खजाना चाहिए तो उससे पहले जीएसटी तो भरना पड़ेगा जी, बिल्कुल। तो इससे एक कदम पहले यानी 279A के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है जी? जीएसटी देखने को मिलता है। सिंपल ट्रिक से याद भाई, 4 आयोग याद करा दी। जीएसटी भी क्या हमारा संवैधानिक आयोग, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 279 279A के अंदर इसका वर्णन है ना, तो ये भी क्या हमारा एक संवैधानिक आयोग है। ओके जी, अब जो इलेक्शन कमीशन भाई, इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ जी 25 जनवरी 1950 को। क्या है इसका गठन हुआ, यानी कि 26 जनवरी को हमारा क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था, उससे एक दिन पहले इसका गठन हुआ। और इसीलिए 25 जनवरी को क्या है, हम लोग मतदाता दिवस भी हम लोग बनाते हैं। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस अगर आप लोगों से पूछ ले तो ये भी हमारा कब बनाया जाता है? 25 जनवरी को बनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी दिन के पास आप लोगों को कौन सा दिवस भी बनाया जाता है? बालिका दिवस भी हमारा सेलिब्रेट किया था। तो ये कंसेप्ट भी आप लोगों को याद रखना है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? अगर मैं आप लोगों से बोलूं भारत का पहला इलेक्शन कमिश्नर कौन था, तो जो सुकुमार सेन है, लिखेंगे सभी साथी, फर्स्ट जो इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है, वो हमारे पास कौन थे? वो थे जी हमारे पास सुकुमार सेन। ठीक है, तो इनका नाम भी आप लोगों को याद रखना है। ओके जी, ये कंसेप्ट भी हमारे क्लियर हो गया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बात है, इसका मैं कुछ भी कोई घनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ठीक है, सिंपल से कंसेप्ट है, एक बार नजर आगा मैं काट दो तो इजीली है, लपेट दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जो मेन चीज एग्जामिनर पूछा कर, हर साल एग्जामिनर का फेवरेट पर्सन है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत जो आपकी मतदान की उम्र वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। देखो 2161वां संविधान संशोधन। ठीक है, इस तरीके से 2161, तो 61वां जो संविधान संशोधन था कब हुआ जी हमारा? ये हुआ जी 1989 के अंदर, 1989 के अंदर लागू हुआ था। लेकिन ये अधिनियम आया कब था? 1988 के अंदर। कैसे रखो? 1988। अब आपको और नहीं करना पड़ेगा वेट, आपकी उम्र कर दी हमने 21 से कितनी? 18 वर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। इसके अलावा पूछेगा ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसका पहली बार प्रयोग आपका कब किया गया? तो 1982 के अंदर, जो केरल के अंदर जो इलेक्शन हुए थे विधानसभा
विधानसभा इलेक्शन, ठीक है, उसके अंदर क्या 1982 में हमारा फर्स्ट बार क्या है ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ये भी बहुत बार आप लोगों से पूछा जाता है ईवीएम का प्रयोग, और कौन से केरल के जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी यानी जो विधानसभा के इलेक्शन थे उसके अंदर क्या ईवीएम का पहली बार प्रयोग किया गया था। अगर आप लोगों से मैं पूछ लूं कि वीवीपैट का प्रयोग है ये आपका पहली बार कब किया गया था, तो 2013 के अंदर नागालैंड है, नागालैंड के अंदर हमारा क्या वीवीपैट का प्रयोग है आप लोगों का किया गया था। चीजें समझ में आई जी? बिल्कुल आई। अब अगले प्रश्न के ऊपर चलते, ये भी हमारा इंडिया जीके का प्रश्न है और इस प्रश्न के अंदर कुछ मिस्टेक के हैं भाई। मिस्टेक के क्या, जैसे एग्जामिनर ने दे दिया अकबर के मंत्रिमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत वाला बताना है। अब जैसे पहला ऑप्शन है वकील, वकील बोला गया मुख्यमंत्री को, ये गलत है। वकील प्रधानमंत्री को बोला जाता था अकबर के टाइम पर। भाई देखो हमने जो हिस्ट्री पढ़ाई उसके अंदर मैंने यही पढ़ा है कि जो प्रधानमंत्री होता था उसको वकील या वजीर आलिया इस नाम से इसको जाना जाता था। किसको जाना जाता था? प्रधानमंत्री के पद को, ठीक है। तो यानी पहला कथन गलत। दूसरा दीवान ए अली, ये क्या दान के प्रभारी, जो दान जो चैरिटी होती थी उसका प्रभारी बना दिया इसने दीवान ए अली। तो हम लोगों ने भाई एक यह चीज भी पढ़ी है कि दीवान ए अली के नाम से कोई पद नहीं था, वहां पर पद था दीवान ए आला। और दीवान ए आला किसको बोला जाता, या फिर दीवान बोले दीवान ए आला और राजस्व मंत्री को बोला जाता जिसका नाम होया करता टोडरमल, जिसका क्या नाम होगा था टोडरमल। या तो ये प्रश्न गलत है, ठीक है, मे भी ऐसा हो सकता है प्रश्न गलत हो क्योंकि इसका मैं नो, या फिर ये ऐसे आना चाहिए कौन सा सही सुमेलित है, नहीं वाला ऑप्शन कटना था। खान ए समान, खान ए समान बना दिया इन्होंने गृह मंत्री। भाई गृह मंत्री नाम का कोई पद नहीं होता था उस टाइम, अकबर और के टाइम पर क्या है गृह मंत्री नाम का मतलब इस तरीके का कोई भी आपका पद नहीं होता था। वहां पर मीर बख्शी होता था जो कि सैन्य विभाग का प्रमुख होया करता, ठीक है। वहां पर और भी अलग अलग पद थे लेकिन गृह मंत्री नाम का कोई पद नहीं था, मतलब कि खान ए समान नाम का। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो भाई हमने जो हिस्ट्री पढ़ी उसके हिसाब से बताना कि मे बी किन से मिस्टेक हुई हो भाई, यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है कि बजाय ऐसा आना चाहिए था सही सुमेलित है। तो उस हिसाब से यहाँ पर सही है एक ही बात, दीवान किसको बोले, दीवान बोल लो या दीवाने आला बोल लो, अली तो कहीं पर था भी नहीं, दीवाने आला एज इट इज कॉपी कॉपी पेस्ट किया भाई, ये ना समझ लो कि इसमें टाइपिंग इसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। तो ये टोडरमल को बोला जाता था भाई, मे बी एग्जामिनर ने प्रश्न गलत दिया हो, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। आप लोग दीवान ए आला, दीवान ए आला, ये बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था याद रखियो टोडरमल। दीवान ए आला पूछ लेगा या दीवान पूछ ले तो कौन सा होगा हमारे पास राजस्व मंत्री। आप लोगों से पूछा जाता है कि सैन्य विभाग का प्रमुख, जो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था उसको क्या बोला जाता था, तो जो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, मीर बख्शी। कैसे याद रखोगे भाई, बख्श दो यार, तुम तो सेना के प्रमुख हो, ना करो सेना की चढ़ाई, क्यों मारी गो भी खुद दो हो, ठीक है। तो यानी कि हमारा क्या बोला जाता था, मीर बख्शी, ठीक है। बख्शी से बन गया भाई बख्श दे भाई, ठीक है। मीर बख्शी के नाम से किसको जाना जाता था, सैन्य विभाग का जो प्रमुख होता था उसको हम लोग बोलते थे। ओके जी। इसके अलावा अगर मैं बोल दूं जैसे जिन्हें दान विभाग दे रखा है, जो धार्मिक और दान विभाग का प्रमुख, उसका नाम था हमारे पास सुदर उस सुदर, क्या नाम था लिखेंगे सभी साथी, दान या जो धर्म विभाग था, ठीक है, इसका प्रमुख क्या नाम था, सुदर उस सुदर, उस सुदर, ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंट है इसका नाम भी आप लोग याद रखना, जैसे पूछ सकता है। इसके अलावा और कौन से होते थे, एक दरोगा ए डाक चौकी बहुत इंपॉर्टेंट होता था। दरोगा ए डाक चौकी जैसे आज के दिन में SHO होया कर उनकी डाल था, ठीक है। गुप्तचर विभाग, डाक विभाग, इन सारे का प्रमुख होया करता है सारा का सारा, ठीक है। जो भी खुफिया विभाग है, सूचना विभाग है, तो दरोगा ए डाक चौकी भी बहुत बार एग्जाम के अंदर आया है, ये करवा रखा है। उसके अंदर देखोगे ना मिडवेल हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, बैच के अंदर उधर अच्छे से सारा सौदा करवाया। दरोगा ए डाक चौकी किसको बोला गया, हमारा जो भी हमारा क्या गुप्तचर विभाग हो गया, ठीक है, या फिर जो भी हमारा सूचना विभाग हो गया, या फिर जो भी हमारा क्या डाक विभाग है, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट हो गया, इन सारे का जो हेड होया करता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दरोगा ए डाक चौकी। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, अपने पास CET ग्रुप डी का भी बैच है, ठीक है, और CET मेंस का भी बैच है, ठीक है। CET मेंस का भी बैच है, दोनों अलग अलग बैच हैं भाई। जो अपनी इंडिया जीके है 150 क्लासों के अंदर करवा रहे, आज का दिन तभी अगर शुरू करनी पढ़ना शुरू करोगे ना, रोज की 2-2, 3-3 क्लास 2x की स्पीड पे देखो, विद हैंड रिटन नोट्स तो भी पूरी कर लोगे। अच्छा तो जमा डीपली करवा रखी है,
ट्रिक का गेल करवा रखी पहली झलक में, याद ना तो बेशक की गाल काट दी इससे वीडियो का कमेंट करता है। ठीक है, स्पेशल ऑफर चलने लगे रहा अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर HR50 कोड लगाओगे तो। ठीक है, जॉब्स टारगेट के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा। हरियाणा जी के 72 क्लासों के अंदर करवा रखी है विद हैंड रिटन नोट्स, ट्रिक के साथ सारी याद करवा रखी है। ओके ओके जी। इसके अलावा हमारे पास एक और डिपार्टमेंट आप लोगों से पूछ लेता है जिसका नाम हमारे पास शाही तोप खाने का प्रमुख। वो कौन होता है जो तोप खाना? देखो तोप जब भी चाल लगी तो क्या है, आतिशबाजी होगी। ठीक है, आतिशबाजी जो आप रॉकेट छोड़ेगा उसको कौन बोलेगा, आतिशबाजी होगी तो उसको क्या बोलेंगे, मीर ए आतश। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, जो तोप खाने का प्रमुख होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, मीर ए आतश। लिखेंगे सभी साथी, क्या बोलेंगे, मीर ए आतिश। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ? सिंपल सी मैंने बातें बताई। अब आप अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर टॉक्सिक मूवी का ट्रेलर आया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कियारा आडवाणी, अच्छा भाई मेरा एक चीज समझ में को नहीं आती, इस देश ना कितनी चिंता है ना, मतलब खुद की लुगाई संभलती को नहीं, और की लुगाई चिंता है ना है। भाई अगला सिद्धार्थ मल्होत्रा भाई, उसकी बहू है कियारा आडवाणी। ठीक है, और एक फिल्म आई भाई टॉक्सिक, उसका जो ट्रेलर था उस ट्रेलर के अंदर भाई उस बहू ना है वो कौन के नाम है, वो के नाम उसका, वो बड़ी बड़ी डड्डी वाला, उसका नाम भूल गया मैं, उस गेल भाई रोमांस कर लिया। ठीक है, लोगों का हो रही भड़क, नुको इन्हें पप्पी ले ली, इनका तलाक करवाओ, इन्हें रोमांस कर लिया, इनका तलाक करवाओ। अरे भाई तारा क्यों भड़क है, अगले ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। ठीक है, ना उस छोरा ना दिक्कत जो रोमांस कर रहा है, ना उसकी बहू ना कोई दिक्कत। ठीक है, तो हम क्यों उसमें कमेंट हो, सिद्धार्थ अब तो तुम्हें ऐसे कर लेना चाहिए, सिद्धार्थ अब तो तुम तलाक दे दो, डाइवर्स कन्फर्म। भाई अगले ना कोई दिक्कत है कौन भाई, तुम ये तो बताओ, तुमको क्यों परेशानी होने लग रही है? अगले ने कॉन्ट्रैक्ट साइन मार रखा भाई, करने दो, तुम अपनी वाली लुगाई की चिंता करो, यहाँ पे हमारी लुगाई सेफ हो है। अगर मैंने इस चीज़ का भी डर लगा ना भाई, वो जो सेक्टर था तारा छत पे उतरा होगा, हेलीकॉप्टर तार लेना भी ले जाएगा, इतनी टेंशन ना पाड़ा करो। ठीक है, अपना सोचा करो भाई मेरा जो काम है वो के उसना लपेटो, और आगे चिंता रही जाएगी उसका वो के था और उसका के था। एंडी मानस है भाई। चलें आगे आगे चलो जी। अगला हमारे पास हरियाणा में पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाले ऊनी मफलर का क्या नाम है? ये जो मैंने आपको ड्रेसिंग करवाई थी उसके अंदर बेसिक सा पर्सन है। पुरुष गले के अंदर क्या पहना कर है, गैसे गला गैसे गुल्ली, गुल्ली को बंद कर दे। ठीक है, किसको बंद कर दे, क्या 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 क्या, गुल्ली, गुल्ली भाई गुल्ली। ठीक है, ध्यान से सुनो, गुल्ली को बंद कर दे। ठीक है, तो गुल्ली बंद हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। तो हरियाणा में पुरुषों द्वारा गले के अंदर जो मफलर पहना जाता है उसको लोग क्या बोलते हैं जी, गुल्ली बंद बोलते हैं। और पुरुष है और क्या क्या चीजें पहनते हैं पुरुष हमारे, और जी एक कमरी पहनते, कमरी। कमरी कहां पर पहनी जाएगी जी, कमर के अंदर पहनी जाएगी। कमर के ऊपर एक जो नुको नहीं, एक अंगोछा सा का कपड़ा सा का गैंठ मारेगी। आपने देखा कई पुरुषों ने नाचा कर धोती कुर्ता पहनेगी। ठीक है, तो आड़ा एक उसकी गैंठ मारी रखे, अगर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमरी बोलते हैं जी। या फिर इसको क्या है, उन्नी जैकेट भी बोल देते हैं। कई जने हैं, कई पुरुष हैं आह बाजू की जो जैकेट पहने उसकी भी कमरी बोलते हैं, तो उसको भी क्या बोल देते हैं हम लोग, कमर तक जो पहने जाती है, लिखेंगे सभी साथी, कमरी बोल देते हैं। कमर तक हाफ बाजू की जैकेट, यानी वो को नहीं कट स्लीव है, अगर ये छोरी बोले अगर हाफ स्लीव, फुल स्लीव, कट स्लीव, स्लीवलेस, स्लीवलेस, हाफ स्लीव क्या, कमर तक स्लीवलेस, स्लीवलेस जो जैकेट हुआ है उसतिया भी क्या बोलना है, उसतिया भी बोलना जी कमरी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सिंपल सा, कुछ भी को नहीं यार। अगला आता है हमारे पास इसी के अंदर मिर्जई। मिर्जई क्या है जी, मिर्जई हमारे पास क्या है, जो रुई से भरी हुई जो जैकेट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिर्जई। मिर्जई से रजई से बढ़िया रजाई, हाय हाय ऊन तब बड़ी रजाई मिल जा। ठीक है, ऊन से भरी हुई जैकेट उसको बोलते हैं मिर्जई। जैकेट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, उसको हम लोग मिर्जई बोलते हैं, बिल्कुल सिंपल सी। फिर आता खंडवा। खंडवा तो सबको पता ही है। ठीक है, क्या 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 बोले सर आप, खंडवा, खंडवा भाई खंडवा। ठीक, खंडवा तो सबको पता ही है, सिर के ऊपर बांधा जाता है। ठीक है, सिर पर बांधा जाता है। और हरियाणा के अंदर जो हमारे बुजुर्ग हैं या जो भी व्यक्ति तो जो भी खंडवा बांधता है उनकी शान माना जाता है उसको पगड़ी के रूप में। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछ ले पाग और साफा,
ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। पाग किसको बोला जाता है? जो राजपूत शैली की जो पगड़ी होती है उसको हम लोग बोलते हैं पाग, ठीक है। और साय से साफा, साय से सैनिक, जो सैनिक स्टाइल की जो पगड़ी होती है उसको बोलते हैं साफा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा, राजपूत पगड़ी, सै से साफा, सै से सैनिक, ठीक है, सैनिक पगड़ी। वैसे तो भाई साफा यो परना लपेटी हांडी जाएंगे, लाल परना, पीला परना, ठीक है। ये पीला परना तो किसी ने के मैं समझ देगा नहीं, पीला परना बांधे बचे खुद ना समझे हैं, बस हम गांव में बनाए, गांव में बढ़ती सारे गांव वाले हमारे पैर में पड़ जाएंगे, ठीक है। पीला परना बांध के हम कितने मोटरसाइकिल बजावा, चाहे हम हेलमेट ना पहन रहे हो तो भी हमारा चलान कौन कटे, पुलिस वाले नु कहोगे जैन साहब पीला परना बांध रखा सर आपने, ठीक है। पुलिस वाले ये नु फीलिंग लेके चलना भाई, नु होगा मार गेल। गांव का सरपंच नु कहोगा अरे 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 सर आप मेरी कुर्सी बैठो, ठीक है। नु कौन मेरा पीला पड़ना बंद बताम कि मैं कौन लाग दे, नु ना सोचा करो, ठीक है। नॉर्मल इंसान लागो हो तो कौन लाग देता हम पीला पड़ना बंदे बादशाह, कई जने इस चीज की भी हवा ले जाए हैं, ठीक है। और हमारे पुरुष क्या बांधते हैं जी? धोती बांधते हैं, ठीक है। तो ये धोती हो गया, कुर्ता हो गया, तो ये भी हमारे कौन से पुरुष पहनते हैं। अगर दामन कुर्ता पूछ ले तो महिलाओं के पहनावे के अंदर आ जाएगा, सिंपल सा है। ओके जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, अगला के ऊपर आएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 21 आर्टिकल नंबर 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय राष्ट्रपति के आदेश से, प्रधानमंत्री की सहमति से, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो आर्टिकल नंबर 21 बड़ा ही अच्छा और प्यारा प्रश्न पूछेगा, थोड़ा दिमाग घुमाने का, जिसका थोड़ा दिमाग नहीं उसका तो घुमाएगा नहीं। देखो क्या है हमारे संविधान के अंदर जो हमारे पास आर्टिकल नंबर 21 है वो क्या बोलता है, ये हमारा क्या एक तरीके से फंडामेंटल राइट है, यानी कि मौलिक अधिकार है। ये हम लोगों को क्या अधिकार देता है? आप लोगों को राइट टू प्राइवेसी और जीवन जीने का अधिकार क्या देता है? राइट टू प्राइवेसी, यानी जो भी हमारा प्राइवेसी है, प्राइवेसी का अधिकार हम लोगों को देता है। और दूसरा हम लोगों को क्या देता है जी? जीवन जीने का अधिकार भी देता है। ओके जी, ये चीज भी हमको पता है। अब ये जो दो अधिकार देते हैं इनको याद कैसे? 21 से बन गया 21 से क्या बन गया हमारे पास? 21 बन गया। जब तक हमको प्रॉपर एक है, देखो 21 कहां पर मिलेगी? प्राइवेसी का में मिलेगी, सड़क पर तो कोई पप्पी दे को नहीं, प्राइवेसी का में मिलेगी। यानी जब तक हमको क्या प्राइवेसी के अंदर 21 मिलती रहेगी तभी तक जीवन जीने में मजा है, बाद में तो जीवन जीने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और आपसे जो जीवन जीने का अधिकार है वो हमारा क्या है? कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, यानी कि आपने मान लिया कोई कानून तोड़ दिया और उस कानून तोड़ने की सजा मौत है, तब ही आपका आर्टिकल 21 है ये आपका छीना जा सकता है, वरना अदरवाइज किसी भी केस में आपका आर्टिकल 21 छीना नहीं जाएगा। ओके जी, फिर इसी 21 के अंदर एक स्टेप और अगर हम लोग आगे चले 21A, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हमको देखने को मिलता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान, यानी 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देना सरकार का कर्तव्य है, ठीक है, इस चीज का प्रावधान। और 21 संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन साल 2002 के अंदर हुआ था, उसके तहत क्या ये भारतीय संविधान के अंदर हमारा ऐड किया गया। इसके अलावा यही सेम टू सेम हमारा जो प्रावधान है ये हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, यानी फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज हैं, सॉरी मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं? डीपीएसपी देखने, और डीपीएसपी के अंदर हमको देखने को मिलते हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो ये जो हमारे मौलिक कर्तव्य, इसके अंदर जो हमारा 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य, के नंबर का बोल लो या फिर 11वें नंबर का, इसके अंदर भी हमारा सेम टू सेम यही प्रावधान है। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा मौलिक जो हमारे कर्तव्य उसके अंदर 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, तो आपको यही लिखना है। आपसे एग्जामिनर ये भी पूछेगा कौन सा मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार समान है, तो यही वाला है। आपसे पूछ ले 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया, तो हमारा यही वाला जो संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 के अंदर हुआ था, इसी के तहत क्या ये आपका ऐड किया गया। चीजें समझ में आई या नहीं आई? दूसरी चीज, एक और चीज आप लोगों को याद रखनी है, अगर हमारे देश के अंदर आपातकाल लगता है, इन केस हमारे यहां पर इमरजेंसी लगती है, तो इमरजेंसी के केस में आपसे पूछता है कौन से दो आर्टिकलों को छोड़ के सारे आर्टिकल रिमूव हो जाएंगे, तो आर्टिकल नंबर 20 और 21, इन दो आर्टिकल को छोड़ के, यानी आपका जीवन जीने का अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। तो इन दो आर्टिकलों को छोड़ के आपके सारे आर्टिकल क्या आपके रिमूव हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट भी आप लोगों को याद रखना है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, एक बार के लिए सभी साथी बताएंगे। आपसे पूछेगा आपातकाल के दौरान कौन से दो आर्टिकलों को छोड़ के सारे रिमूव हो जाते हैं, तो 20 और 21। चीजें समझ में आई या नहीं आई? जी बिल्कुल आ गई, दिमाग के अंदर एक एक चीज जमा आसानी से घुसनी चाहिए। आगे चलो, चलो
जी, अगला हमारे पास आता है हरियाणा के किस जिले में परफेक्टी वैन मेले इंडिया स्थित है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये आपको किसी टीचर ने नहीं करवाया होगा, ना किसी यूट्यूब के टीचर ने करवाया, ना किसी बुक का में मिले हो प्रश्न। ठीक है, किसी ने ये वाले प्रश्न ऐड करे होंगे तो भले आ जा, बाकी वो पहला इस पेपर होने था पहला किसी ना कौन करवाया, मन ना खुद ना भी कौन करवाया, मैं तो खुद स्वीकार करूँ। ठीक है, ये क्या है, ये जी एक कंपनी है। ठीक है, परफेक्टी वैन मेले, यो मेला ना समझ लियो इसना, मेले ये कंपनी है। ठीक है, किस चीज की कंपनी है जी, ये हमारी कंपनी है जो टॉफी टॉफी को नहीं आती तारी, सेंटर फ्रेश होगी, सेंटर फ्रूट होगी, मेंटोस होगी। ठीक है, ये टॉफी बनाने वाली कंपनी, इसका नाम है परफेक्टी वैन मेले। और ये हमें कहां पर देखने में मिलती है, यही प्रश्न पूछा भाई ये कहां पर स्थित है, तो ये हमारे हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर स्थित है। आपको ये पता है गुरुग्राम के अंदर क्या बहुत ज्यादा अमीर लोग रहते हैं, और अमीर लोग क्या हमेशा है चिंगम समाई जाओ, सेंटर फ्रेश समाई जाओ, तो ये हमें कहां पर देखने को मिलती है जी, गुरुग्राम के अंदर हमको देखने को मिलती है। ओके जी, बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट था। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं आईएमटी हमारी कहां पर स्थित, कोई साथी बताएगा आईएमटी की फुल फॉर्म क्या है, और आईएमटी हमारी है तो है कहां पर स्थित। आईएमटी का मतलब होता है इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन, और ये हमारा कहां पर मानेसर गुरुग्राम के अंदर स्थित है। लिखेंगे सभी साथी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन, बहुत बार आता है आईएमटी हमारी कहां पर है। ठीक है, कैसे देखो इंडस्ट्रियल, देखो मॉडल से बन गया मॉडल से बन गया मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न टाउन का मतलब होता है शहर। भाई मॉडर्न जो शहर है ये हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मानेसर गुरुग्राम के अंदर हमको क्या चीज देखने को मिलेगी, आईएमटी यानी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन भी हमको यहीं पर है देखने को मिलेगा। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। आप लोगों से पूछ लेता है हीरो मोटो कॉर्पोरेशन, हीरो जो मोटरसाइकिल है इसकी फैक्ट्री कहां पर देखने को मिलती है, जो 2021 वाला हरियाणा पुलिस की भर्ती थी उसके अंदर ये प्रश्न आता है। हीरो मोटरसाइकिल की फैक्ट्री हमें कहां पर, दारूएड़ा। कैसे याद रखोगे, अरे क्यों हीरो बनता गया था, बड़ा दार लेने गया था, है दारूएड़ा कड़ारेवाड़ी का, मैं इधर हमको फैक्ट्री देखने मिलती। कैसे याद रखोगे, है भाई हीरो मोटरसाइकिल में बैठ के हीरो बन के दार लेने गया था, उड़ा घर रह लेंदा। ठीक है, हाना जरूरी था। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं एटलस साइकिल का जो उद्योग है ये हमें कहां पर देखने को मिलता है, ये हमें कहां पर, सोनीपत के अंदर क्या हमको देखने को मिलता है, एटलस। कैसे याद रखोगे, एटलस क्या होता है, ये जो अपना यहाँ हड्डी होनी एटलस बोलना है। ठीक है, आप ही अपना सोना ना के सोना पूरा पत्थर मिल जाता हमारा एटलस पर, लेकिन वहां दर की बाज जावा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ओके जी, इसके अलावा मैंने आपको बताया था मारुति सुजुकी का जो नया प्लांट है वो भी सोनीपत के अंदर लगे। सोनीपत के अंदर कहां पर लगने लगे, खरखोदा के अंदर भी लगने लगे, अंडर कंस्ट्रक्शन है, पता नहीं स्टार्ट भी हो गया हुआ। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग बोले राजदूत मोटरसाइकिल, तो राजदूत मोटरसाइकिल ये हमें फरीदाबाद के अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, राजदूत मोटरसाइकिल हमें कहां पर, फरीदाबाद के अंदर है। हमें हर एक की फरीद होती है कि राजा के दूत को भेजो, हम तुम जैसे छोटे मोटे जो चीजें उसको नहीं पूछते भाई, राजा के जो दूत है उसको भेजो। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों से बोले एस्कॉर्ट ट्रैक्टर, या फिर मैंने आप लोगों को बताया था औद्योगिक नगरी किसके नाम से, औद्योगिक नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी बोलते हैं। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर भी हमें यहीं पर देखने को मिलता है। ओके, आगे चलो जी, अगला प्रश्न आता हमारे पास। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अभी अभी देख लो, एक ही शिफ्ट का मैं 2 प्रश्न एक जैसे अभी अभी बताया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जिस दिन चुनाव आयोग का गठन हुआ, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 को, तो उसी दिन क्या बनेगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनेगा। प्रश्न का लेवल देखने लग रहे हो भाई, क्या बेसिक लेवल का प्रश्न है, फद्दू लेवल का, चीजें समझ में आई। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बोलूं राष्ट्रीय मतदाता दिवस शुरू किस वर्ष किया गया, कि शुरुआत तय किया गया, नहीं भाई। ठीक है, ये हमारा साल 2011 के अंदर पहली बार आपका मनाया गया था। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, साल 2011 से स्टार्ट किया गया था। इससे पहले इसको राष्ट्रीय मतदाता दिवस नहीं बोलते थे। ठीक है, साल 2011 से स्टार्ट किया गया। कौन सा क्या स्टार्ट किया गया, हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो हमारा साल 2011 से स्टार्ट किया गया। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, और तुम लोग गलती करके आओगे। अब अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं चुनाव आयोग के बारे में, चुनाव आयोग के अंदर टोटल कितने सदस्य होते, कोई साथी बताएगा। तो चुनाव आयोग के अंदर हमको क्या है, 3 सदस्य देखने को मिलते हैं, 3 सदस्य। ठीक है जी, एक हमारा कौन सा होता है, एक हमारा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, सीईसी होता है, और 2 हमारे क्या होते हैं, नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, यानी 2 इसके हेल्पर होया कर, एक मेन होगा, बाकी 2 के होंगे, बाकी 2 इसके नॉर्मल निर्वाचन आयुक्त होंगे, इलेक्शन कमिश्नर होंगे नॉर्मल। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है और नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं 3 लोगों की कमेटी की सिफारिश पर। और इनका जो कार्यकाल होता है यानी वो कितना होता है, वो हमारा कितना होता है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, ये क्या होता है, इसका कार्यकाल होता है। लेकिन पहले इलेक्शन कमिश्नर का जो चयन होता था, बहुत बार पूछा जाता है, ये कैसे होता था भाई इलेक्शन कमिश्नर का चयन, वो करती थी 3 लोगों की कमेटी।
वो फिर राष्ट्रपति को आगे मतलब कि सजेशन देती थी। पुराने टाइम की बात बताना कह रहा हूँ। 3 लोगों की कमेटी में कौन कौन शुमार होया करते? एक होता था भारत का पीएम, एक होता था अपोजिशन पार्टी का लीडर, ठीक है, अपोजिशन पार्टी इसको बोलते हैं एलओपी, ठीक है। तीसरा होता था हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो। तो ये 3 लोग मिलके इलेक्शन कमिश्नर का चयन करते थे। पुराने समय से, सदियों से यही चलता हुआ आने लग रहा था, जब से देश आजाद हुआ था। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने अभी जो आपका शायद 2021-22 है भाई, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, इसके आसपास इन्होंने इस रूल के अंदर चेंज कर दिया। ये क्या बोले कि इलेक्शन कमिश्नर का जो भी चुनाव होगा वो करे तो वही 3 लोग गए, लेकिन 3 लोग कौन कौन होंगे? एक पीएम होगा, एक एलओपी होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक, और तीसरा होगा कोई ना कोई कैबिनेट मिनिस्टर। यानी कि जो हमारा सीजेआई साहब है उनको हटा दिया गया। यार अब तो कॉमन सेंस ही बात है, कैबिनेट मिनिस्टर किसका है? पीएम का ही तो है। तो यार सीधी सी बात है, तो 2-1 हो गया, नॉर्मल सी बात है। इधर तो सीजेआई भी इंडिपेंडेंट था, ठीक है, एलओपी भी इंडिपेंडेंट था, प्रधानमंत्री भी इंडिपेंडेंट था, तीनों अलग अलग पोजीशन के लोग थे, ठीक है। यहां पर तो ये दोनों जने तो सरकार के हो गए, पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये आपकी मर्जी का इलेक्शन कमिश्नर लगाओ, जिदे तो ज्ञान ऐसी तीसरी ग्रह की सारा सौदा की चीजें समझ में आई। तो यो बट्ठा गोल कर दिया ये भी सरकार ना, यो बहुत गलत काम करे। इंडिपेंडेंट होना चाहिए भाई इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों से एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। 3 लोगों की कमेटी, कार्यकाल पूछेगा 100 बार, हर 100% पूछेगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष। अब तुमसे एक प्रश्न और पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका कार्यकाल बताओ, और हाई कोर्ट के जज का कार्यकाल बताओ, कोई साथी बताएगा? एग्जामिनर ऑप्शन के अंदर देगा सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल होता है वही हमारा 6 वर्ष या 65 ईयर, ठीक है। हाई कोर्ट के जज का कार्यकाल 65 नहीं होता भाई, ये होता 62 ईयर। बहुत बार एग्जामिनर पूछता है हाई कोर्ट के जज का कार्यकाल 62 ईयर होता है, 65 ईयर, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे 65 ठोक गए क्योंकि उन्होंने डीपली पढ़ को नहीं रखा होता। तो इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से याद रखना, ठीक है। आगे चलो जी, अगला प्रश्न आता हमारे पास, फुलकारी का क्या अर्थ है? लादे फुलकारी जट्टी नो आजा मिलन तू रात न कदे, लादे फुलकारी जट्टी नो है। जट्टी फुलकारी बिना कौन मानना भाई। फुलकारी का क्या अर्थ है? हरियाणा के गांव का एक बड़ा हिस्सा गलत है, मिट्टी के बर्तन गलत है, सोल बनाने की एक कला फुलकारी, पूरा एक चैप्टर है फुलकारी, पूरा का पूरा चैप्टर करवा रखे है। फुलकारी का मतलब ही क्या है? फुलकारी का मतलब है भाई फूलों की कढ़ाई, ठीक है। जो आप फूलों का जो भी तुम सुट्टा ऊपर डिजाइन बनाओ हो, कढ़ाई का मतलब होता है डिजाइन, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग फुलकारी के नाम से बोलते हैं। ओके जी, ये मेनली कहां पर? हरियाणा हो गया अपना, पंजाब हो गया, राजस्थान, ये जो अपना एरिया है इसी एरिया के अंदर क्या है, ये मेनली आपका है मनाया जाता है। ओके जी, फुलकारी वगैरह वाला सिस्टम। अब इस फुलकारी के अंदर अलग अलग डिजाइन होते हैं, किसको क्या बोलते हैं? एक का नाम है, पहले का नाम है बाग। बाग क्या? ये भी फुलकारी का एक टाइप है। चोप, ये भी फुलकारी का एक टाइप है। तिलपत्रा, ये भी फुलकारी का एक टाइप। बाग के अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है, जब भी आपके पास कोई भी कपड़ा है, अगर उसके अंदर बहुत बारीक मतलब कि बहुत बीड़ी कढ़ाई की गई हो, जैसे एक तो डिजाइन आपका खुला खुला बन रहा है, एक जमा बारीक कढ़ाई के सारा सौदा जमा भर रखा है सुतरी डाल सूट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाग फुलकारी बोलते हैं, ठीक है। और ये मेनली कब आपकी यूज की जाती है? जैसे शादी वगैरह प्रोग्राम में घने चमकने सूट पहने अगर हैं तो आप बाग फुलकारी हो। तो फुलकारी के टाइप मैंने आपको स्पेशल करवा रखे पूरे। बाग फुलकारी कौन सी हुआ है? बाग फुलकारी, फुलकारी का पूरा चैप्टर है। कौन सी होगी? जो हमारी क्या है, ज्यादा जो क्या होगी, ज्यादा सघन, सघन का मतलब क्या? डेंस, यानी ज्यादा भीड़ भाड़ वाली, ज्यादा सघन जो आपकी डिजाइनिंग होती है सूट के ऊपर, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोल देंगे बाग फुलकारी, मेनली शादी वगैरह के अवसर पर। चोप कौन सी होती? चोप जो भी हमारी दुल्हन होती शादी के टाइम पर, तो उसको जो उसकी नानी या जो दादी होती है वो जो एक विशेष फुलकारी भेंट करती है उसको हम लोग चोप बोलते हैं। आपसे एग्जामिनर पूछता है कि शादी के टाइम पर चोप का मतलब चुप, उसकी दादी या नानी के गवा दुल्हन रोए, माँ मेरे जी को लागे तारे मिला, ठीक है, तो उसकी दादी नानी के चुप, ये फुलकारी ले ले और चली जाता, ठीक है। तो चोप किसको बोलेंगे? दुल्हन को क्या है, उसकी दादी या नानी क्या है? दादी या नानी दुल्हन को जो फुलकारी देती है शादी पर, ठीक है,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग चोप फुलकारी बोलते हैं। ओके जी, चीज भी हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। तीसरे नंबर पे आते हैं तिलपत्रा। तिलपत्रा कौन सी होती है? तिल क्यों? तिल तो खुले खुले हुए जी, ठीक है, जिसके अंदर क्या कम गणी यानी कि लेस डेंस, यानी जिसके अंदर भीड़ कम, खुली खुली जो डिजाइनिंग करी हो अगर है, जो आप जो नॉर्मल जो महिला जो रेगुलर डे में जो सूट पहने बिना कढ़ाई के, जो नॉर्मल कम कढ़ाई के, उसको तिलपत्रा बोलते हैं। तिलपत्रा क्या बोलोगे? नॉर्मल आप लोग बोल सकते हो कम कढ़ाई के सूट, जिसका में कढ़ाई कम होगा, ठीक है। छोरी इस टॉपिक ना घना आसानी तो समझ सके हैं, ठीक है। छोरे के मेरा कम समझ में आ, बाकी जिन छोरे की महिला मित्र उनका थोड़ा बहुत समझ में आ भी जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो। ओके भाई, तो आप लोगों फुलकारी का मैंने आप लोगों को बताया पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर, ठीक है। खेस किश्ती बोल रहे हैं, खद्दर किश्ती बोल रहे हैं, अलग अलग शो डाल के। जस्ट ए मिनट मैंने देख लूँ क्लास कितनी देर की होगी। 53 मिनट की, 1 घंटा की क्लास होगी लगभग है। बहुत बढ़िया। देखो भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, आसियान की स्थापना कब हुई? आसियान क्या है जी? आसियान भाई देशों का एक ग्रुप है। इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट का मतलब क्या है? जैसे मान लिया भारत का मैप तो आपने देखा ही देखा, मैंने मान लिया ये वर्ल्ड का मैप है, वर्ल्ड के ऊपर ही मैंने मान लिया ये एशिया महाद्वीप का मैप है। कभी देख लेना फोन के अंदर यार एशिया महाद्वीप, ठीक है। एशिया महाद्वीप का जो साउथर्न पार्ट है ना, साउथर्न पार्ट के अंदर अपना इंडिया है, ठीक है। ये ऊपर नॉर्थ मानो तो नीचे वाला साउथ, जो साउथ एशिया अपना, दक्षिण एशिया के अंदर अपना देश भारत देखने को मिलता है। पश्चिम एशिया के अंदर आपके जो अरेबियन कंट्रीज है लाइक यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई वगैरह, या फिर आप लोग कतर, दोहा वगैरह वगैरह, ये सारे आपको उधर ईरान वगैरह पश्चिमी एशिया के अंदर देखने को मिलते हैं। दक्षिण एशिया में आपको इंडिया देखने को मिलता है। तो जो आपका देखो साउथ ईस्ट का मतलब क्या, जो दक्षिण पूर्व एशिया यानी इंडिया के जो इस तरफ की जो कंट्रीज हैं, ठीक है, लाइक आपका कौन सा जी, लाइक आपका ये क्या बोलिया कर रुस्ती जड़ो सारे जने घूमने जाया कर रहा है, नाम भूल गया उसका, क्या नाम था उसका, इंडोनेशिया साइड गया इलाका यार, थाईलैंड, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया, सारे आपकी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आसियान समझ में, आसियान क्या हमारा साउथ ईस्ट जो एशियन नेशन है उनका जो ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आसियान। और इसकी स्थापना हुई थी 1967 के अंदर। अब एग्जामिनर प्रश्न ये पूछता है कि क्या भारत आसियान का पार्ट है? बताओ, क्या भारत है आसियान कंट्रीज का पार्ट है? जी नहीं, इंडिया जो आसियान कंट्रीज है इनका पार्ट नहीं है। वर्तमान में आसियान कंट्रीज इसके टोटल सदस्य देश कितने हैं? तो टोटल इसके 10 सदस्य देश हैं। टोटल कितने हैं? 10 जो देश है उनका ग्रुप है, उन्होंने मिलकर बना रखा है आसियान, ठीक है। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, बहुत बार एग्जामिनर पूछता है। मेनली मैंने आपको बता ही दिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर वगैरह वगैरह जो हमारे उस तरफ के देश है, वियतनाम, म्यांमार, ठीक है, ये सारे हमारे इसी के अंदर आते हैं। ओके जी। इसके अलावा फिर आपसे पूछेगा सार्क, सार्क ग्रुप की स्थापना कभी पूछता है, नाटो की स्थापना कब हुई तो ये आपको पता होना चाहिए। नाटो हो गया हमारे पास, सार्क हो गया, ठीक है। इनकी स्थापना कब हुई? तो नाटो है, नाटो ग्रुप की स्थापना हमारे पास कब हुई? तो नाटो कंट्रीज की हमारी स्थापना हुई हमारे पास 1949 के अंदर में, ठीक है। नाटो के अंदर 4 अल्फाबेट है, तो याद रखना 4 वाला साल होगा, यानी 1949, उसी टाइम इसकी स्थापना हुई थी। इसका मतलब क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे? नॉर्थ, ये फुल फॉर्म ही पूछता है एग्जामिनर, साल पूछ सका, अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखो आसियान को याद कैसे, 1967 फील लाइक ए हेवन, आपको स्वर्ग जैसा फील होने लग रहा है। कब होगा? जब आप एशिया महाद्वीप के ऊपर आ जाओगे, ठीक है, तब आपको कैसा स्वर्ग जैसा फील होगा। 1949 के अंदर 4 हैं, नाटो के अंदर भी 4 हैं, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो जो संगठन है ये हमारा यहाँ, इसकी स्थापना हुई कहां पर थी? वाशिंगटन के अंदर, यानी इसके अंदर अमेरिका भी हमारा शुमार था, लेकिन अभी पिछले सालों के अंदर अमेरिका ने इसको छोड़ दिया। वाशिंगटन कहां पर देखने को मिलता है? अमेरिका के अंदर हमको देखने को मिलता है। फिर आता है हमारे पास सार्क के अंदर कौन से आते हैं? इसके अंदर हमारा भारत भी मेनली मतलब कि शुमार हो सकता है, ठीक है। सार्क के अंदर होगा हमारे पास साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। साउथ एशियन का मतलब जो दक्षिण एशियाई कंट्रीज हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1985 के अंदर। एग्जामिनर देखो सारे ऑप्शन दे रखे मारती ना। सार्क की स्थापना कब हुई हमारे पास? 1985 के अंदर, 1985 कैसे 85 मतलब पिचकाना, ठीक है। आप ही क्या है, आप ही अगर सारे देश
इकट्ठे जो बड़ा सा बड़ी शार्क मछली है उसने पिचका जाए, पिचासी मतलब पिचकाना, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, साउथ एशियन एसोसिएशन लिखेंगे सभी साथी, साउथ एशियन यानी जो दक्षिण एशियाई देश है, यानी अपना इंडिया भी आ गया, साउथ एशियन एसोसिएशन। क्या भारत नाटो का पार्ट है? जी नहीं, ठीक है। फॉर रीजनल, रीजनल का मतलब हो गया क्षेत्रीय जो व्यापार हुआ है उस खातर क्या है हमारे पास इस संगठन का जो स्थापना है वो हमारी स्थापना करी गई थी। चीजें समझ में आई या नहीं आई? जी बिल्कुल आगे आगे चलो चलो जी। अगला प्रश्न, हरियाणा में महिलाओं द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली शीशे से जड़ी अंगूठी का क्या नाम है? बताओ भाई। आपने सुना होगा हाथ कंगन को आरसी, क्या, ठीक है। तो वो जो आरसी है वो आरसी क्या है हमारी कहां पर? ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब क्या था? हाथ कंगन को आरसी का मतलब हाथ में जब तुमने कंगन पहन रखे हैं, ठीक है, तो तुम्हें आरसी की क्या जरूरत है? आरसी तो अंगूठे में पहनी जाती है, तुम्हें उसकी क्या जरूरत है भाई जब तुम्हारे हाथ में इतने सुंदर सुंदर कंगन दे रखे हैं, ठीक है। तो हाथ कंगन को आरसी का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। जो महिलाओं के द्वारा जो दाहिने हाथ के अंगूठे में जो अंगूठी पहनी जाती है उसको क्या बोलते हैं? आरसी बोलते हैं जी। ओके जी, चीज भी हमारी समझ में आ गई। इसके अलावा अगर मैं बोलूं हथफुल, हथफुल क्या हो गया? हथफुल ऐसे होता है मतलब जैसे सारी उंगली है ना, सारी उंगलियां मतलब हमने गुट्ठी पैर ली, फिर उसका गेल एक बेल सी हुआ, बेल सी कनेक्ट हो गया, एक छल्ला एक कड़ा सा बांध दे जाएगा, उसमें वह बेल कनेक्ट हो जाएगी, उसको आप हथफुल बोलना। हाँ ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछ ले, हथफुल है। हथफुल भी महिलाओं के द्वारा हाथ के अंदर पहना जाता है, सारी उंगलियां में रिंग सी और वन एक चैन सी, छोरिया ना घना बेरा पाओ इस चीज का, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले बोरला, बोरला कहां पर पहना जाता है? माथे के बीच में गोल लट्टू सा, नहीं राजस्थानी साइड की महिलाएं हो पहना अगर बोरला, ठीक है, माथा पर पहना जाकर बोरला, बहुत बार आया एग्जाम का मैं। बोरला कहां पर पहना जाता है? माथे के बीच में, जैसे मांग कौन पड़ा कर माथे के बीच में जो लट्टू सा होया अगर है उसकी अभी क्या बोलना? हाँ लट्टू सा जो हुआ है, ठीक है, उसको अभी बोरला बोला, मेनली महिलाएं पहने अगर है। ओके, तो ये आपको महिलाओं के कुछ आभूषण है जो कि एग्जामिनर पूछता है, जो कि आप लोगों को एक शीश फूल हो गया, शीश फूल भी आपके बाड़ा का माड़े सिर के ऊपर पहने, सिर्फ नुए पूछेगा कौन सा आभूषण कड़ा पहना जाए, उसका फालतू याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलें, चलो जी। नथ, नथ कड़ा पहरी जाएगा, नथ, नथ बताओ कड़ा पहनी जाएगी? नथ, नथ नैसे, नथ नैसे, नाक, नाक के ऊपर नथ पहनी जाती है, ठीक है। आपने देखा बैला का नथ बांध दिया, नथ मतलब नाक का ऊपर नथ, ठीक है। ये भी एग्जाम का में आई उड़ी है। अगला देखो क्या, अजंता गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं यार सब ना बेरा महाराष्ट्र का में है, ठीक है, कड़ गई। अजंता गुफाओं के बारे में कहते हैं वे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अंदर स्थित है, बिल्कुल सही है। इनमें 29 गुफाएं हैं, बिल्कुल सही, जो लगभग 8 शताब्दियों की अवधि में बनाई गई थी, बिल्कुल सही है। गुफा संख्या 26 बहुत बड़ी है और पूरे आंतरिक होल में बुद्ध की विभिन्न छवियां हैं, बिल्कुल इंडिया जीके में करवा रखा है। सबसे बड़ी छवि महापरिनिब्बान की है, बिल्कुल सही है। चारों के चारों कथन हमारे सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अजंता और एलोरा की गुफाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे इसके अंदर मेनली चारों के चारों कथन सही है। मेनली पहली बात तो आपसे पूछा जाता है अजंता एलोरा की गुफाएं किस धर्म से बिलोंग करती है? आपने बीच में महात्मा बुद्ध का नाम सुना, किधर गया था ना, इधर ये रहा बुद्ध, ठीक है। तो ये मेनली किससे बिलोंग करते हैं भाई? महात्मा बुद्ध है, या फिर अगर हम लोग बोले किस धर्म से बिलोंग करती हैं तो जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म से कौन सी गुफाएं बिलोंग करती हैं? जी अजंता और एलोरा गुफाएं हमारे किससे? बौद्ध धर्म से बिलोंग करती है। ओके जी। इनकी खोज किसके द्वारा करी गई? तो एक अंग्रेज होया करता जॉन स्मिथ, जिस टाइम अंग्रेज अपना देश में शासन था, वो नुए भाई जंगल में शिकार करने जा रहा था, ठीक है, तो उसको ये गुफाएं मिली थी पहली बार, तो 1819 के अंदर क्या जॉन स्मिथ के द्वारा इसकी खोज करी गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आता है। 18-19 साल का छोरा था, इस तरीके से रख लो, यानी 1819, ये पूरा 1819 है, ठीक है। कौन था? जॉन स्मिथ नाम का, बेचारा कौन था ज्ञान? जॉन स्मिथ नाम का क्या था? अंग्रेज था, ठीक है, और ये जंगल में शिकार करने जा रहा था, इसने पहली बार के ये गुफा पाई थी। इस तरीके से आपको याद रखना है। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा आप लोगों से पूछेगा अजंता के अंदर हमें किस टाइप के चित्र देखने को मिलते? बीती चित्र। बीत का मतलब दीवार, बीत पे बिठाएगी मारूंगा। बीत का मतलब क्या था? दीवार, यानी दीवार के ऊपर जो चित्र बनते उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जी बीती चित्र बोलते। तो यहाँ पर हमें कौन से बीती चित्र हमको देखने को मिलते हैं? अजंता एलोरा की गुफाओं के अंदर। उसके बाद इसको यूनेस्को के अंदर जो हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर स्थल है, उसके अंदर इसको कब शुमार किया गया? बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। और ये भी पूछा था क्या अजंता एलोरा की गुफा हमारे यूनेस्को के अंदर शुमार है? जी बिल्कुल, यूनेस्को के द्वारा है इसको आपका हेरिटेज साइट के रूप में 1983 यानी 1983 के अंदर
अंदर क्या है, इसको शुमार किया गया। जैसे यूनेस्को ने हेरिटेज का मतलब भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट, आप इसको ऐसे खराब नहीं कर सकते, पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट साइट है ये, ठीक है, अकेले भारत के लिए नहीं, इस तरीके से उसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट हम लोग बोलते हैं। ओके जी, ये कंसेप्ट भी हमारे समझ में आ गया, दिमाग के अंदर घुस गया, ठीक है। तो अजंता एलोरा की गुफाएं पता लगी, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अंदर, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्जामिनर आपसे पूछता है, ठीक है। वेरी गुड भाई। अब इसी के अंदर आप लोगों से पूछा जाता है कि जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, यहां पर है गुफा नंबर 16, उसके अंदर किस मंदिर का निर्माण करवाया गया और किसने करवाया, बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर। तो गुफा नंबर 16 के अंदर कैलाश मंदिर है, उसका निर्माण करवाया गया एलोरा की गुफाओं के अंदर मेनली, ठीक है। और राष्ट्रकूट वंश का राजा अगर था कृष्ण प्रथम, उसने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं उसके अंदर क्या है, गुफा नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एसएससी के अंदर मल्टीपल टाइम आता है। इसके अंदर क्या हमारा कैलाश मंदिर, ठीक है, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया है। और किसके द्वारा, जो राष्ट्रकूट वंश था, राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन था और संस्थापक, दंतीदुर्ग। कैसे याद रखोगे, याद रखने ठीक बताई थी, कूटते किसके साथ, दांतों के साथ कूटते, यानी दंतीदुर्ग के द्वारा स्थापना करी गई थी। और इसका राजा अगर था कृष्ण प्रथम, उसके द्वारा क्या है आप लोगों की गुफा नंबर 16 के अंदर कैलाश मंदिर का निर्माण आपका करवाया गया था। ओके जी, अगला प्रश्न इंडिया जीके का फिर से, चालुक्य वास्तुकला शैली निम्नलिखित में से किस वास्तुकला शैली का द्वितीय संश्लेषण है। संश्लेषण का मतलब होता है मिक्सचर है। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर करवाया था, पता नहीं उससे पिछली क्लास के अंदर, जिसने अगर पिछली क्लास से देखी होंगी, तो मैंने आप लोगों को बताया था हमारे देश के अंदर है मंदिर बनाने की 3 टाइप की अलग अलग कलाएं होती थी। मैंने आप लोगों को बताया था कौन कौन सी थी, एक थी नागर और दूसरे का नाम था द्रविड़। ये 2 थी हमारे पास शुरुआत के अंदर। शुरुआत में कौन सी थी, नागर। नागर कौन सी थी, जो हमारी उत्तर भारत के अंदर, मैंने आपको पूरा डीपली करवा रखा है ये, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर भी देख लेना पिछली क्लास में। उत्तर भारत की जो मंदिर की शैली होती थी वो होती थी हमारे पास नागर, ठीक है। और जो हमारी दूसरी होती दैसे द्रविड़, दैसे दक्षिण, ठीक है। दक्षिण भारत की जो मंदिर की शैली होती थी उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग बोलते थे जी द्रविड़ शैली, ठीक है जी। अब जो इन दोनों का जो मिश्रण था वह नई शैली बनी, उसका नाम बना दिया अपने वेसर। और ये जो शैली है ये किसका, हमारे पास नागर प्लस द्रविड़ का मिश्रण है। ये भी पहले करवा रखे मैंने जी, बिल्कुल सही बात है। और नागर और द्रविड़ का जो मिश्रण है, इस शैली की शुरुआत किसके द्वारा करी गई, जो चालुक्य वंश था। चालुक्य वंश कौन सा है जी, चालुक्य वंश याद होगा आप लोगों ने सुना, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। नाम याद आया नहीं आया, पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर। याद करो, हर्षवर्धन जो वर्धन वंश का संस्थापक हुआ, अगर उसने उत्तर भारत को पुरुष ने कब्जा कर रखा था, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने उसको खत्म करने का काम करा था, याद आया नहीं आया, ठीक है। तो ये वही पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश से बिलोंग करता है, ठीक है। इसी का जो वंश है, इन्होंने मंदिर की एक नई कला शैली है उसकी खोज करी थी, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम हम लोगों को देखने मिलता है वेसर शैली। चीजें समझ में आई या नहीं, एक बार के लिए मेरे को बताओ, ठीक है। अब एग्जामिनर पूछता है कि कौन से टाइप की मंदिर शैली है जिसके अंदर हमें गोपुरम देखने को मिलता है। तो जो गोपुरम है, गोपुरम किसको बोलते हैं, एंट्री गेट को बोलते हैं। और एंट्री गेट हमें सिर्फ जो द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली के जो मंदिर उसके अंदर हमें एंट्री गेट देखने को मिलते हैं। ये मैंने आपको करवा रखे पिछली क्लास के अंदर, देखो आपको पता भी लगे द्रविड़ शैली के मंदिर ऐसे होते, पिरामिड शैली के अंदर ऐसे ऐसे पिरामिड की डाल, ठीक है। नागर वाले डायरेक्ट नू बनया हो, ऊपरला जो गुंबद हुआ है सीधा नू बनया हो, सारा अच्छे से करवा रखे, पिछली क्लास के अंदर देख लेना, क्योंकि बार बार करवाएं यार फिर अपना सारा टाइम इसी के अंदर लग जाए और आगे चीज नहीं कर पावाएं। आगे देखो गला क्या है, हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा जापान और फ्रांस के बीच एक संयुक्त उद्यम है। यानी जापान और फ्रांस दोनों ने मिलकर एक कॉमन फैक्ट्री लगा रखी है सोनीपत जिले के अंदर। उस फैक्ट्री का नाम पूछा है, तो उस फैक्ट्री का नाम हमको क्या देखने को मिलता है, याकुल्ट। ये भी नया पर्सन, ये भी किसी ने नहीं करवाया मिलेगा, याकुल्ट डैनोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। ये वो फैक्ट्री जो कि किसके अंदर हमको देखने को मिलती है, जापान और फ्रांस, इन 2 देशों ने मिलकर बनाई। देखो जापान के अंदर आपने सुना ऐसे नाम होते हैं, याकूच और यालावल्ला, मतलब इसी तरीके का नाम सुने था ना। जापान साइड का अगर आप एरिया के अंदर जाओगे तो आपको इसी तरीके के नाम देखने को मिलते हैं, याकूच एंड बैंड सैंड, ये था देखने मिलेंगे। क्या होगा, 1 सेकंड के लिए रुकेंगे सभी साथी, देख लिया आज जंतर मंत्र चलन लाई रखी है, सौदा चलने लगे रहा है, एक झलक तो मार लिया कदे क्लास ले जाऊं पाछा था कि मैं और सौदा हो जा। अच्छा देखते भाई, तुमको क्या लगता है, तुम्हारे कमेंट बताना, क्या लगता है आज कुछ होगा। क्या हमारे जो सरकार के जो मंत्री वगैरह हैं मानेंगे डिमांड्स को, बताओ भाई। भीड़ तो पूरी हो रही है भाई,
देखो भाई क्या कुछ होगा। बाकी भाई देखो, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, ठीक है, आप खुद देखना, कभी ये चीज़ फील करना कि हमारे देश के अंदर बड़े से बड़ा कुछ भी मैटर हो जाए, कुछ भी लगा लो, कुछ भी कांड हो गया, तो अपनी जो बड़ी अथॉरिटीज़ है ना, लाइक हमारे पीएम हो गए, ठीक है, लाइक हमारे होम मिनिस्टर हो गए, ठीक है, या फिर हमारे प्रेसिडेंट साहब भी को भी आप इंक्लूड कर लो, तो ये लोग उस टॉपिक पे बोलते नहीं यार। मेरे को ये चीज़ गलत लगती है। भाई आप को जनता ने देश का मालिक बनाया है, देश का राजा बनाया एक तरीके से 5 साल के लिए। देश के अंदर कुछ भी हो जाए, मान लो गंदे से गंदा कुछ भी कांड हो गया भाई, अभी जैसे आपने देखा था एक लड़की थी भाई, उसके साथ कितने दरिंदों ने रेप किया, तो राजस्थान की थी, आपने देखा भी होगा वो केस। तो उसके ऊपर यार ये तो कर्तव्य बनता ना भाई, देश के अंदर इतना बड़ा मुद्दा हो गया भाई, हमारे पीएम साहब हैं, ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब, कुछ तो बोलो उस टॉपिक के ऊपर, कुछ तो बोलना चाहिए ना आप लोगों के। ये चीज़ तो मानते होगे, ठीक है यार, कितने बड़े बड़े जो लोग हैं और बोल देते हैं, लेकिन हमारे ये जो बड़े लोग हैं ये साइलेंट रहते हैं, हर मुद्दे के ऊपर साइलेंट रहते, कोई मुद्दा हो। अरे अब जैसे नीट के अंदर भाई मान लो 38 से 40 बच्चों ने सुसाइड किया है, तो कम से कम और नहीं तो यार पीएम साहब को इतना तो बोलना चाहिए कि भाई चलो जो हो गया, तो भाई हमारी गलती थी, मिस्टेक थी, हम इतनी अच्छे से व्यवस्था नहीं कर पाए, होगी मिस्टेक, लेकिन हम आगे से पूरी कोशिश करेंगे। और जितने भाई बच्चे भाई सुसाइड कर गए, तो मुझे उनकी मौत पर खेद है भाई, कंडोलेंस देता हूँ मैं उनके परिवार वालों को, ठीक है, सांत्वना देता हूँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है, उनके परिवार वालों की सरकार हेल्प करेगी, ठीक है, और आगे से इस तरीके की घटना नहीं। अगर ये शब्द भी आगे बोल देते ना पीएम साहब, तो आज इतना बड़ा ये सिस्टम होता ही नहीं, ना किसी को भूख हड़ताल करनी पड़ती, ना कोई लोग इतनी भीड़ इकट्ठी होती। इतना तो यार मतलब देखो, आप अगर से देखो, मैं ये नहीं कहता आप पीएम साहब का विरोध करो, उनके समर्थन में जाओ, ये चीज़ मैं नहीं करने लग रहा। बस एक सिंपल सी बात को, एक लॉजिकल बात है भाई, इतना तो कर्तव्य बनता है, ठीक है, और ज़्यादा तो मैं कहता है कौन भाई कि आप समर्थन में हो विरोध में हो। बात ये भाई इतना कर्तव्य बनता है कि आपको कम से कम इतना तो बोलना चाहिए। अगर हर चीज़ के लिए टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ती है। तो ये हमें कहां पर देखने को मिलता है, तो ये हमें राय सोनीपत के अंदर देखने को मिलता है। राय कहां पर हमें सोनीपत के अंदर देखने को मिलता है, ये हमें यहां पर देखने को मिलता है। कौन सा? याकुल्ट डैनोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और ये है क्या मेनली, ये मेनली जो दूध वाले जो ड्रिंक है ना वो बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या बनाता है? प्रोबायोटिक मिल्क ड्रिंक। अभी एक जने का कमेंट आया हुआ था, जो मैंने जैसे इंस्टाग्राम पे रील डाली, एक जना से बोला मास्टर का यो काम कौन नहीं होता, इन टॉपिक का बोलो राजनीति तारा पढ़ाने का काम, तुम पढ़ा लो चुपचाप। भाई क्यों नहीं होता भाई? एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा मुद्दा है, बोलना चाहिए, हम सबको में बोलना चाहिए, ठीक है। मैंने तो भाई वीडियो भी बनाई अच्छे से, मेरे एंड से तो 2 जने गए भी थे, ठीक है। तो भाई बोलना चाहिए, और कहीं पर भी कुछ भी गलत हो, गलत के खिलाफ बोलना गलत नहीं होता, गलत के खिलाफ चुप रहना वो सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। आपने महाभारत के अंदर भी देखा होगा, भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला था कि अगर आपके सामने कुछ गलत होने लग रहा है और आप उस टाइम चुप खड़े हुए हो, तो आप भी अपराधियों की श्रेणी के अंदर हो, ठीक है। तो गलत के खिलाफ बोलना कभी भी गलत नहीं होता भाई, ठीक है। उसके खिलाफ बोलना चाहिए, और शिक्षक हो फिर तो आपको जरूर बोलना चाहिए, ठीक, क्योंकि आप ही तो देश के निर्माता हो, आप ही तो बच्चों को पढ़ा के उनका आगे फ्यूचर उनका सेट करने लग रहे हो। अगर आप बच्चों को इस चीज़ की शिक्षा नहीं दोगे कि अब उनके साथ क्या गलत है क्या सही है, तो कौन देगा भाई? ये चीज़ तो है ही नहीं भाई। शिक्षक को जरूर बोलना चाहिए राजनीतिक मुद्दों के ऊपर, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं घुसना चाहिए, मतलब ठीक है भाई अपना बोल दिया बस ठीक है, इतना भी नहीं घुसना चाहिए कि वो शिक्षक के राजनेता बन जाए, तो मतलब एक मीडियम लेवल लगा, ठीक है। आगे चलो जी, अगला आता है हमारे पास भारत की नदी जल प्रणाली के बारे में। आपको 2 कथन दिए गए हैं, इन कथनों के बारे में बताना है। पहला कथन हमारे पास है, दक्कन क्षेत्र में पूर्व में बहने वाली अधिकांश प्रमुख नदी प्रणालियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पहला कथन हमारे पास ये है। दूसरा कथन देखो मैं आपको बताता हूं ये क्या चीज है, दक्षिण में बताता हूं। देखो प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? प्रायद्वीप हम लोग बोलते हैं ऐसा एरिया जो कि तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ। तो ये हमारा जो दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत का तीनों साइड का एरिया हमारा पानी से घिरा है, इसको अभी क्या बोलते हैं? इसको हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। बहुत बार एग्जामिनर पूछ भी ले होगा, तीनों ओर से पानी से घिरे एरिया को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। तो इसी प्रायद्वीप के अंदर यहाँ पर हमको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश के पास दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, ये दक्कन का पठार क्या है? एक ऐसी ऊंची समतल भूमि है,
ठीक है। और ये जो दक्कन का पठार है ये पश्चिम दिशा में तो ऊपर उठा हुआ है और पूर्व दिशा में से छोटा है नीचे। भैया पश्चिम दिशा हो गया, पूर्व हो गया, ऐसे इसका ढलान हमको देखने मिलता है। तो ऐसे ढलान है जिसकी वजह से क्या जितनी भी हमारी नदियां हैं वो नदियां भी क्या हमारे, आपको पता भारत देश की इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, तो सारी की सारी नदी क्या पूर्व की तरफ ऐसे बहती हैं और हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यही हमारा पहला कथन था कि दक्कन क्षेत्र में पूर्व में बहने वाली अधिकांश प्रमुख नदी प्रणालियां कहां पर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। पहला कथन बिल्कुल सही। दूसरा, दक्षिण प्रायद्वीप में कावेरी नदी भारत के 10% क्षेत्र को कवर करने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी बेसिन है। ये कथन हमारा गलत है। कावेरी नदी 10% एरिया को नहीं कवर अप करती है, 2 से 2.5% एरिया है, इसी को कवर अप करने का काम करती है। तो ओनली कथन नंबर हमारा 1 है सही है। थोड़ा डीप लेवल का प्रश्न था, इंडिया जीके के अंदर भी डीप, ठीक, क्योंकि ये जो 10%, 2-2.5% इस तरीके का प्रश्न एग्जामिनर कभी नहीं देता। मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर या तो दोनों ठीक करके आए पाओगे या दोनों गलत करके आए पाओगे, दोनों गलत तो कोई करता है को नहीं, ठीक है। मैक्सिमम जने ये करके आ पाओगे। 10% बड़ा आंकड़ा कभी भी आ जाए तो ये समझ लिया अगर उसके अंदर चांस होते हैं 50-50 की हाँ भाई ये चीज गलत हो जाए, ठीक है। ओके आगे चलें, चलो जी। उसके बाद इसी के अंदर अगर हम लोग देखें एक नदी है जिसका नाम है जी गोदावरी नदी, ठीक है। जैसे आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि दक्षिण भारत की गंगा किसको बोलते हैं या दक्षिण की गंगा किसको बोलते हैं, तो गोदावरी नदी को हम लोग क्या दक्षिण की गंगा बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर हर साल देता है दक्षिण की गंगा के नाम से किसको जाना जाता है, जो हमारी गोदावरी नदी इसको किस नाम से, जी दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और नदी माही नदी, याद करो मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया जो कर्क रेखा को 2 बार काटती उसका क्या नाम था, माही नदी था। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। आगे चलूं, चलो जी, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। हाँ दोनों के अंदर फर्क है, देखो मैं आपको बताता हूं। हाँ दक्षिण भारत की गंगा वो अलग है, देखो आपको बताता हूं। एक है हमारे पास कावेरी नदी, कावेरी। अगर आपसे पूछ ले नॉर्मल दक्षिण की गंगा या फिर दक्षिण गंगा बोल, दक्षिणी गंगा बोल ले है या नॉर्मल दक्षिण की गंगा, तब आपको लगाना गोदावरी नदी। और अगर मैं आप लोगों को बोल दूं दक्षिण भारत की गंगा, यानी अगर मैंने भारत वर्ड ऐड कर लिया तो कावेरी हो जाएगी। दोनों के अंदर डिफरेंस है, ये दक्षिण भारत की गंगा है, ठीक है। दोनों अलग अलग। आपसे एग्जामिनर बोला दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी, का अभी तो तुमने बोला था दक्षिण की गंगा गोदावरी है, अब तुम कहने लग रहे हो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है। का से बना दक्षिण भारत, ठीक है, कावेरी। गोदावरी आएगी नॉर्मल दक्षिण की गंगा। तो दोनों में डिफरेंस है, पेपर के अंदर गलती मत करना। ओके ठीक है जी, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया भाई। आगे चलते हैं, हमारे पास अगला आता हमारे पास हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। सबको पता हरियाणा के अंदर हमारा क्या है, 3 बार क्या राष्ट्रपति शासन लगाया था, मेरे से सबको पता है। कौन कौन से साल, पहली बार जैसे ही हमारा हरियाणा राज्य बना उसी से अगले साल 1967, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इसके अंदर हम लोग कितने 10 साल और जोड़ दो, 67 के बाद 1977, ठीक है। उसके बाद फिर क्या इसके अंदर कुछ साल और जोड़ोगे, अब फिक्स नहीं, अब वाला रट के याद रखना पड़ेगा 1991। तो ये जो 3 साल थे, इन तीनों साल के हमारे हरियाणा के अंदर क्या राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल हमारा लगा था। प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल के तहत लगता, तो आप सभी को पता आर्टिकल नंबर हमारा कौन सा, आर्टिकल नंबर 356 के तहत क्या है आपका प्रेसिडेंट रूल लगता है। प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम कितने समय के लिए लगता है, तो मैक्सिमम आपका 6 महीने के लिए लगता है। उसके बाद क्या है हमारा दोबारा से है जो आपकी लोकसभा की वो बैठक बुला के क्या है आपसे फिर चर्चा की जाती है कि हाँ भाई और इस प्रेसिडेंट रूल को और आगे एक्सटेंड करने यानी बढ़ाने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। टोटल हम इसको कितना बढ़ा सकते, कोई साथी बताएगा। टोटल अगर हम लोग प्रेसिडेंट रूल को अगर हम लोग बढ़ाने की बात करें तो हम लोग टोटल कितना बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने 6 महीने बताया, 6 महीने बाद हम इसको और कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई साथी बताएगा भाई। 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक बताओ। चलो ये मैं तुमको होमवर्क देता हूं, कमेंट के अंदर बताना कि कब तक कर सकते हो। बाकी मैं बस टाइमिंग देख लूं भाई, जस्ट ए सेकेंड। 1 घंटा 16 मिनट की क्लास हुई, बाकी पूरी होगा कौन क्लास, ठीक है। आगे चलो भाई, अगला आता हमारे पास। और हाँ एक चीज और याद रखना, तीनों के टाइम पर जो जो हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, हमारे सीएम साहब रहे हैं, हमारे राज्यपाल साहब रहे हैं, उनके नाम भी बाकायदा तुमको याद होने चाहिए। एग्जामिनर पूछता है, करवा रखे हैं, ठीक है, बार बार करवाने की जरूरत नहीं है। आगे देखो अगला क्या हमारे पास, जलवायु के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने आपके। जलवायु का सबसे बड़ा व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वर्गीकरण वी कोपेन, कोपेन का काम में जलवायु का सिस्टम करने का था, बिल्कुल सही है। दूसरा, वी कोपेन ने वनस्पति और जलवायु के वितरण के बीच घनिष्ठ संबंध की पहचान करी, बिल्कुल सही। जिस जैसी जलवायु होगी उसी टाइप के हमें वहां पर वनस्पति देखने को मिलेगी। ये काम भी किसने करा था, कोपेन ने करा था। तो दोनों के दोनों कथन हमारे सही है। अब आप लोगों को मैंने पिछली क्लास के
अंदर बताया था, कोपेन ने जब भी ये जो जलवायु का वर्गीकरण कराया था, इसके अंदर है हवा को शुमार नहीं किया था। एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा था कि कोपेन की पिछली शिफ्ट है ना, जो 26 जुलाई की जो पहली शिफ्ट थी, उसी के अंदर था कि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था उसके अंदर कौन सी चीज शुमार नहीं थी, तो विंड है, हवा को इसने शुमार नहीं किया था। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। ओके जी। दूसरी चीज, इसने पहली बार ये जलवायु वाला सिस्टम पेश कब किया गया था, तो 1884 के अंदर किया इसने पहली बार ये जो सिस्टम है ये इसने पेश करने का काम कराया था। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। अब इसने जलवायु किस किस हिसाब से बांटी थी, इसने अलग अलग श्रेणियों के नाम दिए थे। अलग अलग श्रेणियों के नाम कैसे दिए थे जी, जैसे ए श्रेणी के अंदर हमारी कौन सी जलवायु, ये याद रखनी श्रेणी पूछेगा, उष्णकटिबंधीय जलवायु, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जलवायु, लिखेंगे सभी साथी। ए के अंदर आ गई उष्णकटिबंधीय जलवायु, पूछता है ए श्रेणी के अंदर कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। ओके जी। बी श्रेणी के अंदर आती है हमारे पास शुष्क, ड्राई, जिसको ड्राई बोलते हैं, यानी शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु यानी कि होगी ड्राई, ठीक है जी। सी श्रेणी के अंदर हमारे पास कौन से आएंगे, हमारे पास आएगा हमारे पास उष्ण मध्य अक्षांश जलवायु, ठीक है। मध्य अक्षांश का मतलब जो नॉर्मल मतलब उमस भरा टेम्परेचर आएगा, वार्म टेम्परेचर, ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, उष्ण मध्य अक्षांश जलवायु, ठीक है। ये क्या है, आपकी वार्म टेम्परेचर क्लाइमेट, ठीक है। फिर आती है हमारे पास डी श्रेणी। डी श्रेणी के अंदर कौन से शुमार है हमारे पास, जो जमा कोल्ड जो जलवायु आ जाए जिसका मैं, ठीक है, मेनली आपके पहाड़ा की, जिसको बोलते हैं हम लोग शीतल हिम वन जलवायु, यानी हिमालय के ऊपर भी क्या हमारे पास पेड़ आ जाए, शीतल हिम वन जलवायु, ये हमारे किसके अंदर, डी श्रेणी के अंदर आएगी। उसके बाद हमारे पास आती है ई श्रेणी। तो ये 5 श्रेणी, 500 याद रखनी, इसको बोलते हैं पोलर जलवायु। पोलर का मतलब जो ध्रुव होते हैं हमारे पास, नॉर्थ पोल साउथ पोल करवाया था पिछली क्लास के अंदर, वहां की जो जलवायु होती है। अब इसको देखो समझेंगे थोड़ा सा। देखो किसी भी हर एक देश के लिए सबसे बढ़िया जलवायु कौन सी होती है, कि वहां पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु, जिसको ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोलते हैं, यानी कि बढ़िया मौसम रहे, ठंडा ठंडा नॉर्मल सा, मीडियम सा, ये ठंडा नॉर्मल मौसम है। बी श्रेणी के अंदर आ गया शुष्क ड्राई मौसम हो गया राजस्थान साइड का। फिर आ गया सी उष्ण मध्य अक्षांश, वार्म, मध्य का मतलब बीच बीच का मौसम हो गया, ठीक है। चौथा नंबर पर आ गया जब ठंडा मौसम, पांचवा आ गया पोलाड़ा मौसम। तो ये 500 श्रेणी आपको याद रखनी, एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अगला हमारे पास आता है हरियाणा में हर घर हरियाली योजना किस वर्ष स्टार्ट करी थी भाई, हर घर में हरियाली होगी। जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, सरकार बनते ही इन्होंने सबसे पहले क्या, साल 2015 के अंदर क्या है, हर घर हरियाली योजना है, इसकी इन्होंने शुरुआत करने का काम करा। ये योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप हरियाणा पुलिस की तैयारी करते हो, चाहे आप हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की तैयारी करते हो, दोनों एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पक्का पूछा गया एग्जामिनर। ये जो योजना है, कौन सा साल कौन सी योजना स्टार्ट हुई वगैरह वगैरह, ये आते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर सरकार ने योजना बनाई थी कि हर एक व्यक्ति को 1 रुपया का मैं पेड़ उपलब्ध करवा देंगे, अपन दबा की पेड़ लगाओ। अरे हरियाणा के अंदर जो वन का जो क्षेत्र है वो 20% तक बढ़ा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कागज का पेड़ लगी गए, वास्तविकता में कोई पेड़ नहीं लगा। आगे चलते हैं। यह प्रश्न भी अच्छा है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें भाई। कथन नंबर देखो, आर्टिकल नंबर 48 ये किसके अंदर आते हैं, डीपीएसपी के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम लोग बोलते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। ये किस देश के संविधान से हम लोगों ने लिए थे, नीति निर्देशक सिद्धांत, बताओ भाई किस देश के सिद्धांत उससे लिए थे, बताओ कमेंट के अंदर फटाफट, ठीक है। अगली चीज आर्टिकल नंबर 48 क्या बोलता है, राज्यों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की, गलत है। आर्टिकल नंबर 48 किसको बोलता है, 48 का मतलब हो गया अडना, ठीक है। जितने भी आपके पास वन्य जीव हैं, ठीक है, या कोई भी आप पशु पालन करने लगे रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी जीव हैं उन जीवों की हत्या को रोकना, ये 48 आता है। और फिर आता है 48 का ए, 48 ए क्या बोलता है, एक कदम और आगे आगे हम लोग पर्यावरण की रक्षा के लिए भी अड़ेंगे। 48 को मैंने ट्रिक से याद करा, 48 का मतलब होता है अडना, नॉर्मल 48 का मतलब वन्य जीव हो गए, पशु पक्षी हो गए, गाय भैंस हो गए, उनकी सुरक्षा के लिए अड़ेंगे। उससे एक कदम और आगे आगे, यानी अब हम लोग क्या, हमारे पर्यावरण के लिए 48 है, किससे है, आपका पर्यावरण के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है पर्यावरण का संरक्षण। 48 से मल्टीपल टाइम आता है, डीपीएसपी के अंदर शुमार है। ओके जी। भारत की संसद 2006 में 86वां संविधान संशोधन, अभी आप ही ने पढ़ा था, 86वां संविधान संशोधन कब आया था, साल 2002 के अंदर, जिसके तहत अभी तो पढ़ा था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान था, यानी दूसरा कथन भी गलत है। तीसरा, 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद नंबर 21 को शामिल किया गया, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 21 भी और मौलिक कर्तव्य कौन सा था,
प्रैक्टिकल नंबर आपका 11 मौलिक कर्तव्य का 51 का 11वां पार्ट जिसको के बोलते हैं। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार है, बिल्कुल सही है। यानी कथन नंबर हमारा जो 3rd और 4th है ये हमारा सही होगा। बाकी के पहले 2 कथन क्या हो जाएंगे आप लोगों के गलत हो जाएंगे। बेसिक प्रश्न था, ठीक है, जो आप इन्हें पढ़ा उसी के अंदर से कंटेंट आ रहा है, तो हम इस चीज की टेंशन ना लियो। तो भाई देखो टोटल तो थे 40 प्रश्न, लेकिन आज के लिए 20 प्रश्न काफी हैं, ठीक है, क्योंकि भाई टाइम हो गया लगभग 1 घंटा 20 मिनट की क्लास हो गई। 80 मिनट की इससे ज्यादा कराऊंगा तारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यानी शिफ्ट के 20 प्रश्न आप ये कर पाए। हाँ, टोटल 40 प्रश्न थे, जिसका मैं 15 इंडिया जीके के 25 हरियाणा जीके के, तो जो बच गए 20 वो आप कल निपटाने का काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। इन प्रश्नों की पीडीएफ मैंने तुमको बताई दी, अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से, प्ले स्टोर पर उसको डाउनलोड करना, उधर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको बैच चाहिए वो बैच भी ले सकते हैं, सीईटी ग्रुप डी का भी और आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का भी, ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों से जो चीज़ पूछी थी क्लास की स्टार्टिंग में वो चीज़ जरूर बताना। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के लिए मैं एक जीके पीवाईक्यू सीरीज लाने का प्रयास करने लग रहा हूँ कि हर रोज़ मैं आप लोगों की सुबह सुबह एक क्लास ले लूँ। टाइमिंग आप बता देना भाई 10-11 बजे के आसपास, ठीक है, जिससे आपकी मतलब एक सीरीज लाऊंगा पूरी 30-40 क्लास तक, जिसका मैं हरियाणा जीके इंडिया जीके दोनों करवाऊंगा। डेली नुए बढ़िया डाला एक्सप्लेनेशन मारेगी, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे तो लाइव क्लास डेली स्टार्ट कर देंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, लाना ला लो खा जाओ। बाकी पिछली क्लास से सारी देख लेना, ठीक है। पीछे मतलब लगभग 6 से 7 क्लास हो चुकी, प्ले लिस्ट बना दूंगा, ठीक है। खा जाओ फटाफट, जल्दी भागो भागो सिपाहियों, कड़ा तो कैंसिल हो गया।